quickly. First 10-15 minutes will go because these are basics and they will require hammering of the facts and concepts again and again. Okay, the time invested right now will be very fruitful for you in the long run. So what we had learned before this chapter, before this particular topic, what we have learned, if we were to summarize it in one sentence, what would we say? What should we say? कि हमने अभी तक क्या सीखा? जो पहली हेडिंग आपको दिख रही है, विजन एंड प्लानिंग, इससे पहले जो कुछ भी हमने सीखा है उसको एक वाक्य में अगर बताना हो तो हमें क्या कहना चाहिए? मयंक, आप ट्राई कीजिए, फिर बाकी लोगों से भी पूछते हैं, क्योंकि फीडबैक भी जरूरी है। एक मिनट में आपको वो कर देता हूँ, आस्क टू अनम्यूट मैंने कर दिया है, आप ट्राई करो। यस सर। सर, प्लानिंग का गोल ये होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल, ह्यूमन, इससे पहले माय क्वेश्चन प्रिसाइसली इज बिफोर दिस, प्लानिंग से पहले जो कुछ भी हमने पढ़ा, जो बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स थे, उसको अगर एक हल्के फुल्के शब्दों में अगर कहना हो तो कैसे कहा जाए? किसी को समझाना हो कि हमने क्या पढ़ा अभी तक। सर, प्लानिंग किया क्यों जाता है एंड नहीं, हाँ, उसका उसी का डिटेल करिए। प्लानिंग से पहले की बात करिए। मान लीजिए हमने प्लानिंग वर्ड सुना ही नहीं है अभी तक, उससे पहले हमने क्या पढ़ा? सर, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज एक्सेट्रा जो अवेलेबल हैं, उनका राइट यूटिलाइजेशन, और मैं और हिंट देता हूं आपको। मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि ये पर्टिकुलर क्लास ही ना हुई होती तो उससे पहले की जो 2-3 क्लास थी उसमें क्या पढ़ा था? सर, सबसे पहले तो डिमांड, सप्लाई एक्सेट्रा, ये सब की। बिल्कुल ठीक बात है। तो डिमांड और सप्लाई में मुख्य बात, डिमांड और सप्लाई से हमने शुरू किया पढ़ना, और यहां तक कैसे आप पहुंचे? प्लानिंग तक। आई वांट दैट पर्टिकुलर लिंक। व्हाट इज दैट कंसेप्चुअल लिंक व्हिच हैज ब्रॉट अस हियर? इससे सबका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, और हम लोग समझ भी जाएंगे। कुछ हमारे साथी नए हैं जो जुड़े हैं आजकल में, उनको भी पता लग जाएगा कि क्या बात हो रही है। अच्छा, मैं कहना भूल गया, जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वो प्लीज ऑन कर ले। जो इस पोजीशन में है कि अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, आपत्तिजनक अवस्था में नहीं है तो वो ऑन कर ले तो अच्छा रहता है। सर, मैं आए? अच्छा, ऐसे कह सकते हैं क्या? यस प्लीज, ऑफ कोर्स। हु इज दैट? आस्तिक? यस आस्तिक, प्लीज, वेलकम। सर, डिमांड एंड सप्लाई, यदि किसी के पास कोई सामान है और किसी के पास डिमांड है तो मार्केट अपना काम कर रहा है, लेकिन जहां मार्केट फेल करती है या जहां मार्केट वो चीजें नहीं कैच कर पाती, जैसे एजुकेशन है या फिर पब्लिक रिसोर्सेज हैं या फिर कॉमन गुड्स की बात है, जहां मार्केट काम नहीं कर पाती है, या फिर जो वो लोग हैं जो मार्केट से बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, मार्केट की डिमांड को पूरी नहीं कर सकते हैं, उन लोगों तक फायदा पहुंचाने के लिए, रिसोर्सेज को उन लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। बहुत बढ़िया कह सकते हैं ना मैम? आई थिंक यू शुड आल्सो एग्री। ठीक बोल रहे हैं आस्तिक, ऑलमोस्ट देयर। यस वी आर देयर, बट व्हाट आई नाउ एक्सपेक्ट that you boys and girls should start using the correct phrases and terms, the technical terms and phrases now. अब आप बोलना शुरू कर दिए कि market is driven by the forces of demand and supply, and the index that the market uses to do this. सर, इसमें कहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को कवर अप करने के लिए। अभी तो वहां तक नहीं पहुंचेंगे। हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी वहां नहीं चलते। अभी सिंपल सा लैंग्वेज में बोलते हैं कि मार्केट वर्क्स है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। व्हाट आर द फोर्सेस ऑफ द मार्केट? डिमांड एंड सप्लाई। एंड हाउ मार्केट एक्चुअली गिव्स इट्स इफेक्ट, व्हाट इज दैट मैकेनिज्म, व्हाट इज दैट टैग, वो टैग कौन सा है जिसके थ्रू वो अटैची को पहुंचा देता है जहां पहुंचाना हो, वो पता क्या है जिसके थ्रू डाकिया जो है वो लिफाफे को पहुंचा देता है? प्राइस। ओके, सो मार्केट वर्क्स with the help of the forces of demand and supply and acts through the agency of prices. तो प्राइस, मार्केट में जो मूल्य घटता बढ़ता है उसके हिसाब से डिमांड और सप्लाई चेंज हो जाती है और अंततः मार्केट इक्विलिब्रियम में आ जाता है आइडियली। ठीक है, मार्केट के भरोसे बहुत सारी चीजें छोड़ी जा सकती हैं, क्योंकि मार्केट की एक ड्यूटी है कि वो अपनी मैकेनिज्म के थ्रू हर सामान को उसके चाहने वाले तक पहुंचा देता है। वो ये तय कर देता है कि आपको इतना ही पैदा करना चाहिए अपने खेत में,
वो ये तय कर देता है कि आपको इतना ही कंज्यूम करना चाहिए अपनी थाली में, सब मार्केट ठीक कर देता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें मार्केट जो है वो काम नहीं कर पाता है। दे आर कॉल्ड मार्केट इम्परफेक्शंस। पहली बात तो ये कि बहुत सारी चीजों का मार्केट ही नहीं होता है। फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर दैट देयर आर सो मेनी गुड्स एंड कमोडिटीज एंड सर्विसेज फॉर व्हिच देयर इज नो मार्केट, नंबर वन। नंबर टू, इवन वेयर देयर इज अ मार्केट देयर आर सर्टेन गुड्स which are not driven by price mechanism, जो मूल्य के जो है मूल्य के का जो तंत्र है उस पर काम नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी फिर मार्केट फेल्योर का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखेंगे मार्केट फेल्योर दो तरह से यूज होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। माइक्रो इकोनॉमिक्स में और माइक्रो इकोनॉमिक्स में अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है मार्केट फेल्योर। आज बता देता हूँ, चलिए संयोग से आ गया है, जिक्र आ गया है तो बता देता हूँ। जब कोई माइक्रो इकोनॉमी का आदमी, यानी ये जो डिमांड सप्लाई टाइप का जो बात हम लोग कर रहे हैं, इस तरह का किसी एक छोटे से मार्केट की बात जब की जा रही हो, ठीक है, तब जब कभी इस शब्द का इस्तेमाल हो तो आप समझ लीजिए कि यह बात कहने की कोशिश की जा रही है मार्केट फेल्योर का अर्थ हुआ कि मार्केट उस पर्टिकुलर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में सक्षम नहीं है। ठीक, जब किसी देश इकोनॉमी के बारे में ये बात बोली जा रही हो कि मार्केट फेल हो गया, मार्केट फेल हो गया, तब समझ लीजिए कि बहुत बड़े बड़े जो रिसेशन नहीं होते हैं, रिसेशंस होते हैं जो सामान बना हुआ पड़ा है, बिक नहीं रहा है, इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई है, ऐसी अवस्थाओं के लिए भी मार्केट फेल्योर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखें, हम जब भी आपस में बातचीत करेंगे तो मार्केट फेल्योर का अर्थ यही होगा कि किसी ऐसी वस्तु के बारे में बात हो रही है जो प्राइस के हिसाब से काम नहीं करती है, प्राइस मैकेनिज्म के हिसाब से चलती नहीं है, और इसलिए मार्केट उसे डिस्ट्रीब्यूट करने में सक्षम नहीं है। गड़बड़ाना मत, हमेशा याद रखना। तो ये बात हो गई कि भाई मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी efficiently allocated as resource by the market, but there are certain goods and commodities for which there exists no market at all. Number one. Number two, there are certain goods and commodities and services for which there is market, but because they do not follow price mechanism, that is why they cannot be efficiently allocated. तो अलग अलग बातें समझ गए। इसलिए जब मार्केट फेल होता है तब जरूरत पड़ती है विजिबल हैंड की। जब तक मार्केट अपने हिसाब से काम करता रहे तब तक कहते हैं कि इनविजिबल हैंड है ये, इनविजिबल हैंड। अच्छा, हैंड ऑफ गॉड का शब्द का नाम सुना है कहीं? हैंड ऑफ गॉड, हैंड ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड तो सुना होगा। एक्ट ऑफ गॉड सुने हो किसी पिक्चर में? कहाँ? यस सर। कौन से पिक्चर में? ओह माय गॉड में बताता है दिस इज एक्ट ऑफ गॉड। फिल्मी लौंडा मिला एक ठो हमारे टाइप का है। बहुत मूवी देखता हूं मैं, मुझे बहुत शौक है सिनेमा का। यस सर। शुरू से ही बहुत कुटाई भी हुआ इस बात पे, कोई बात नहीं था। तो जो है एक्ट ऑफ गॉड हो गया जो इंश्योरेंस वगैरह के संदर्भ में और सब आपने देखा ही हुआ मूवी में। इनविजिबल हैंड हो गया ये जिसकी बात हो रही है अभी, कि मार्केट में कोई एक अदृश्य शक्ति काम करती है जो कि यह सुनिश्चित कर देती है, which ensures that goods and services are efficiently allocated even though the supplier may not know the person who's going to consume. हमारा उसका कोई जान पहचान नहीं है, सैकड़ों लोग बीच में इन्वॉल्व हैं, फिर भी डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस ऐसे हैं कि वो सामान को पहुंचा ही देते हैं। सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, तो भी ओवरऑल सोसाइटी का इंटरेस्ट जो है वो संवर जाता है, अच्छा हो जाता है। दैट्स इनविजिबल हैंड। अब आई बात हैंड ऑफ गॉड की। कोई फुटबॉल के शौकीन हो, सॉकर के? यस सर। तो बताओ फिर। मैराडोना का शास्त्र। हाँ, निकला नालायक आदमी हमरे ही तरह, खिलाड़ी टाइप आदमी। ठीक है, चलो बढ़िया, गुड गुड। वी शुड बी इन सम मेजॉरिटी यार। सब पढ़ैया लोग ही हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे जैसे भी लोग तो लफंगे टाइप के भी होने चाहिए सोसाइटी। चलिए, तो हैंड ऑफ गॉड कहा गया था। मैराडोना ने गोल किया था, बहुत ही विवादित। अब जब क्लास खत्म हो जाएगी तो 5 मिनट खाली खर्च कीजिएगा, देखेगा दुनिया जहान के बारे में भी जाना करिए, नहीं कि खाली रगड़ रहे हैं बस किताब कापी। ठीक है, अभी मूवी भी आई है ना मैराडोना पे, आप जानते ही होंगे। बहुत अच्छी अच्छी मूवी सभी पे आ चुकी है, पेले पर, मैराडोना पर, अच्छे खिलाड़ियों पर। खैर, तो यही वो अवस्था है जब मार्केट, when the market mechanisms fail to allocate the resources and there are certain goods and commodities which cannot be allocated by the market, then somebody has to step in. So who should step in? That's the question.
और naturally in an organized society where there is a political system, there is a political structure, then it will be the state, राज्य की जो संकल्पना है, राज्य फिर जो है वो हस्तक्षेप करेगा, स्टेट इंटरवीन करेगा। अब सवाल आता है कि स्टेट इंटरवीन करेगा, ये एक लाइन बड़ी आसान सी तो दिख रही है, लेकिन इतनी सिंपल लाइन नहीं है ये कि स्टेट इंटरवीन करेगा। स्टेट इंटरवीन करेगा कि नहीं करेगा ये इकोनॉमी डिसाइड नहीं करती, ये पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। हम जो कह रहे हैं समझ रहे हैं आप लोग, सहमत हैं उस बात से? इतना आसान नहीं है कह देना कि मार्केट अच्छा मार्केट फेलियर है तो उसमें क्या स्टेट इंटरवीन कर सकता है, नहीं, ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है। इट्स अ वेरी बिग ideological decision having profound ramifications not only for economy but all over in every socio-economic aspect of the country and the political attributes of that society. तो इतना आसान नहीं, इसी पर सारा क्वेश्चन है। तो अब आते हैं दूसरे पक्ष पे जो हमने पढ़ा था कि जो है ठीक है बात कि स्टेट इंटरवीन कर सकता है ऐसे मामलों में, लेकिन स्टेट किस हद तक इंटरवीन करेगा कि नहीं करेगा, यही आइडियोलॉजी का क्वेश्चन होता है। और इसी के आधार पर कहा जाता है कि ये कम्युनिस्ट है, ये सोशलिस्ट है, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म करता है, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। यही वो निर्णय है, एक यही डिसीजन, यही जो लाइन है, इसको कैसे डिसाइड किया जाता है, दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। ये भी समझ गए? ठीक है बात। तो अब हम उस दो स्टेप समझ गए हैं आप। पहला, मार्केट फेल होता है तो स्टेट को इंटरवीन कर पड़ता है। नंबर 2, स्टेट किस हद तक इंटरवीन करेगा कि नहीं करेगा, यह बात डिसाइड होती है उसके पॉलिटिकल इवोल्यूशन पे और उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर कि वो सोशियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उसकी क्या है, वो कम्युनिस्ट स्टेट है कि कैपिटलिस्ट स्टेट है, क्या है। ठीक, भी समझ गए? अब कोई भी इकोनॉमी हो, ये भी मजे की बात है, कोई भी इकोनॉमी हो किसी भी तरह की, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, व्हाटएवर, अद्भुत बात यह है कि वो चाहे तो प्लानिंग कर सकती है। वो भी प्लानिंग जो है वो किसी पॉलिटिकल सिस्टम से टाई अप नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि प्लानिंग का एसेंशियल कॉन्सेप्ट तो कैपिटल जो है कम्युनिस्ट इकोनॉमी से ही शुरू हुआ, सोवियत से ही शुरू हुआ प्लानिंग का कॉन्सेप्ट। क्योंकि आप समझ सकते हैं इस बात को कि जैसे ही मैं अपने शब्द बोलूं ये कि प्लानिंग का मतलब हुआ कि हम हस्तक्षेप करने जा रहे हैं ना मार्केट में, तो मार्केट में हस्तक्षेप यानी फ्री इकोनॉमी को अपने हिसाब से रन होने नहीं देंगे आप। यही सोशलिज्म और कम्युनिज्म का आइडिया है, सिंपल सी बात है। तो प्लानिंग बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स वेरी कैरेक्टर इज अ सोशलिस्ट इंटरवेंशन। वो सोशलिस्ट इंटरवेंशन तो है, ये भी हम समझ चुके हैं। ठीक, तो अब कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, फ्री मार्केट इकोनॉमी को छोड़कर जब तक कि शब्द इस्तेमाल ना हो फ्री मार्केट इकोनॉमी, तब तक समझ लीजिएगा कि थोड़ा बहुत स्टेट का रोल तो होगा ही। खाली फ्री मार्केट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है दोस्तों जिसमें स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। उसके अलावा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी थोड़ा बहुत रोल हो सकता है, सोशलिज्म में उससे ज्यादा, कम्युनिज्म में सबसे ज्यादा। क्लियर है आई थिंक, इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं। ठीक, यहां तक भी समझ गए भाई। फिर तो हम समझ रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्स आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे कि हम जान गए अब कि नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कैपिटल, इन सभी का मोबिलाइजेशन कैसे करना है, कहां कहां से इकट्ठा किया जाए और कहां कहां के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। यानी रिसोर्स आपके हाथ में है, एंड आपके सामने है, गोल आपके सामने है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी चाहिए सोसाइटी की, ये भी पक्का है। रिसोर्स भी सर्टेन है, आप दिख रहा है आपके सामने जो आपकी अवस्था है। ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो टारगेट है वो भी आपका लक्ष्य फिक्स है। तो मेन क्वेश्चन आता है फिर कि रास्ता कौन सा अपनाओगे वहां तक पहुंचने के लिए। वही जो हम अभी बात कर रहे थे कि सोशलिज्म का रास्ता अपनाओगे, कम्युनिज्म का रास्ता अपनाओगे, फ्री मार्केट इकोनॉमी का अपनाओगे, कैपिटलिज्म का अपनाओगे, या दोनों के बीच का करोगे, मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट करोगे कि ज्यादातर चीजें मार्केट के हवाले कर देते हैं, थोड़ा बहुत इंटरवेंशन करते रहेंगे जब जरूरत पड़ेगी, जैसे कि इंडिया में भी होता है। ठीक, समझ गए? बस जब रिविजन में इतना टाइम ले जाओगे पहले ही पेज पे तो कैसे काम चलेगा। ठीक, बस ज्यादा नहीं आगे बढ़ते जाते हैं, भाग जाते हैं। ये भी हम लोग, आप लोग पुराना जो भी नए हैं पुराना लेक्चर देख लीजिएगा। अभी तक के लिए इतना रिवीजन काफी है, यहाँ तक तो हम समझ गए। ठीक है, तमाम तरह की प्लानिंग जो है होती हैं, उनके चैलेंजेस होते हैं। अब यहाँ आते हैं, यहाँ से मैं थोड़ा शुरू करना चाहता हूँ। हाँ, हमने बात कर ली थी कि इंडिया जब हमने बात कर ली थी कि भारत जब आजाद हुआ था, जब स्वतंत्रता उसको मिली थी, उसके पिछले 50 साल 100 साल अगर देखिए
तो उसके हाथ में क्या छोड़ के गए थे अंग्रेज। वो एक एस्पेक्ट वो हमको ध्यान रखना है कि अंग्रेज क्या छोड़ के गए थे, वो नीचे अभी आएगा। उससे पहले कि जब आजाद हुए थे तो हमने क्या एक्सपेरिमेंट करने का तय किया, हमने कैसे क्या सोचा कि हम अपना देश ऐसे चलाएंगे, वो क्या था। ठीक है, 3 तरह के इन्फ्लुएंस थे, इस पर भी बात हो चुकी है। ठीक है, सोवियत इन्फ्लुएंस था, उसकी आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस था, क्योंकि वो कम्युनिज्म के हिसाब से चल रहे थे और बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे, ग्रोथ कर रहे थे, डेवलप हो रहे थे, बहुत अच्छे से जा रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है, अगर आंख के सामने कोई उदाहरण है तो उसका आदमी जो है अनुकरण करने का प्रयास करता है, अगर कोई अच्छा उदाहरण है तो। नंबर 1। नंबर 2, फैबियन सोसाइटी जो इंग्लैंड में जिसकी स्थापना हुई थी, होमवर्क दिए थे, पढ़े रहे हो? 4-5 लाइन पढ़ने को बोला था, नालायक लोग, चेहरे से लग रहा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ लेना। तो फैबियन सोसाइटी जो है उसका भी इन्फ्लुएंस था, उस आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस था। इनफैक्ट इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया था भारत ने। खैर, तीसरा इफेक्ट था लेफ्ट पार्टीज का, जो उस समय का लेफ्ट था, उसने भी हैविली इन्फ्लुएंस किया होता। अल्टीमेटली रिजल्ट ये हुआ कि माननीय नेहरू जी ने और गांधी जी ने सबके थॉट्स इसके पीछे थे। अंत में भारत की परिस्थितियों के लिए एक विशेष रास्ता निकाला गया, जिससे आप लूजली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कह सकते हैं कि भाई डेमोक्रेसी भी बरकरार रहे, लोगों के अपने राइट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम्स सब कुछ बरकरार रहे, और साथ साथ जहां जरूरत पड़े वहां राज्य जो है वो हस्तक्षेप भी कर सके। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है, ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद ऐसे ही कुछ बोलते हैं, उसकी स्थापना जो है की गई भारत के लिए, उस रास्ते को चुना गया। खैर, हम लोग अभी पॉलिटिक्स तो पढ़ नहीं रहे हैं, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ध्यान देते हैं। तो बताइए भाई, किस प्रकार का देश छोड़ के गए थे अंग्रेज लोग, और आप इन बातों से सहमत हैं कि नहीं? पहला पॉइंट है कि इंडिया वाज सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज्ड अंडर द कॉलोनियल रूल। सही बात है ये? अच्छा, जरा उदाहरण बताओ तो, मयंक बताओ तो उदाहरण। सर, हैंडलूम इंडस्ट्रीज एंड जो इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज थी उनको बंद करवा दिया था उन्होंने, एंड रॉ मटेरियल का बस हैंडलूम में क्या बड़ी खास बात थी सर? क्या खास कॉटन बात था हैंडलूम में? सर, इंडिजिनस जो इंडस्ट्रीज थी, कॉटन प्रोड्यूस होता था, और तो मतलब बड़ा नाम वाम था क्या? मैं उस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का बड़ा नाम था क्या? यस सर। बड़ा रेपुटेशन था क्या उस समय वर्ल्ड में? वर्ल्ड में नहीं सर, मलमल के कपड़े वगैरह काफी ज्यादा पॉपुलर थे, काफी ज्यादा रॉयल माने जाते थे जो यहाँ बनते थे। अच्छी बात है, बहुत अच्छे। और कोई एडी? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी वर्ल्ड वाइड फेमस थी सर इंडिया की, क्योंकि लाइट वेट क्लॉथ्स थे सर और गुड क्वालिटी मटेरियल था सर, स्पेशली इन यूरोप में इट वाज फेमस सर। कुछ कौन विशेष प्रकार के कपड़े जो मशहूर थे, कौन से थे वो? सर तो डक्का में था सर, उसको देयर आर सम नेम्स, डेक्कन का था सर एक, सर सूरत के थे सर, एंड कर्नाटका में 2-3 प्लेसेस थे सर, वहां का फेमस था सर वो। मसलिन सुने हो? मसलिन? हां, मसलिन ऑफ डक्का सर। कपड़ा, यस सर, यस सर, मसलिन ऑफ कपड़ा सुने होंगे। और सिल्क वगैरह भी? यस सर, सिल्क क्वाइट फेमस सर। ओके ओके, ठीक ठीक, बहुत सारे कपड़े, यहाँ तक कि भाई जो मिस्र का पिरामिड देखे हो, मिस्र के पिरामिड, उनमें मम्मी है ना, मम्मीज उसमें रखी गई है ना सर, उनके ऊपर भी कपड़े जो लिपटे हुए वो इंडियन ओरिजिन के मिले। इस लेवल का प्रसार था भारत का, यू शुड नो दिस। ये भी लिखा हुआ कहीं पढ़ा मैंने, ठीक है, मुझे हिस्ट्री मतलब इतिहास का तो मैं विद्यार्थी हूँ नहीं, अच्छा, लेकिन मैंने पढ़ा तो मैं सोचा आपको बता दूं। तो बहुत टेक्सटाइल इंडस्ट्री है सब कुछ। इसके अलावा कोई और इंडस्ट्री टेक्सटाइल के अलावा बात करिए जरा। अब ये सब तो आना चाहिए, बेसिक्स तो आपको सभी को एकदम जबान पे होना चाहिए सर। शिप बिल्डिंग, जहाज निर्माण, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि चले गए जी सर। अभी की बात करिए प्री ब्रिटिश सर, मेटलर्जी, जब ब्रिटिश 1757 के आसपास। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, मेटलर्जी, ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स है ना, जेम्स, प्रीशियस जेम्स, इनका काम बहुत फेमस था हिंदुस्तान में, बहुत ज्यादा। और तीसरा स्पाइसेस। हाँ बोलिए ना, एग्जैक्टली, स्पाइसेस, ये 3 कह सकते हैं आप कि टेक्सटाइल, स्पाइसेस और जेमस्टोन्स,
वगैरह का जो बिजनेस था वो बहुत फेमस था, कारीगरी के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता था। इसको कर दिया गया तबाह। तो इसको क्यों तबाह कर दिया अंग्रेजों ने? भाई जल्दी बताइए, ये हमारा टॉपिक भी नहीं, जल्दी बताइए। तो क्यों कर दिया? डी इंडस्ट्रियलाइज क्यों कर दिया? माय क्वेश्चन। जिससे इंडिया सर ही फिनिश्ड उनका गुड्स मार्केट की बन मार्केट जाए। बनाने के लिए। सर वहां पे अच्छा, मार्केट बनाने के लिए। यस सर। सर कोई बोला था रॉ रॉ मटेरियल मटेरियल का मार्केट बनाने अपने के लिए। यहाँ के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। सर वहां पे क्रांति हो चुकी थी, वहां पे इंडस्ट्री बन चुकी थी। अब उन्हें अपने जो फिनिश्ड गुड्स थे उन्हें बेचना था, तो उसके लिए भारत उपनिवेश था और एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्होंने यहाँ की इंडस्ट्री बंद करा दी और वहां से माल ला के यहाँ बेचते थे। सर एक बहुत पॉइंट बढ़िया और है। जवाब, शाबाश। सर एक पॉइंट, हाँ, yes, yes, I am listening. You muted yourself. सर एक पॉइंट और है। सर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था ब्रिटेन बोलिए। में, तो वहाँ के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए था। तो अगर यहाँ की इंडस्ट्री चलती रहती तो वहाँ रॉ मटेरियल भी ना मिल पाता। हाँ, वो अभी बोला ना आपके साथ ही नहीं, बिल्कुल सही, वही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के कपड़ों का, हिंदुस्तान के माल की हालत इतनी खराब थी कि मशीन से बने हुए कुछ माल क्या बन गए और मार्केट से आउट हो गए हम। Sir, it was actually long. It was actually long planning, sir, because industrialized has started in England, but Indian textile was in great demand in England or Europe, sir. So they were curious. They were Exactly my point. they were in danger that the, Indian textile can take over their industries also. So they Absolutely started right. to finish in Indian industries by charging more import duty, and here in India they reduced their import duties, sir. And they in England they increased duty on my point. Indian textiles, sir. Precisely my point. हाँ, बस डैडी यू गॉट इट। यही मैं आपको रिमाइंड कराना चाह रहा था। सबको याद आ गया? प्रोडक्ट क्वालिटी इतनी अच्छी थी हिंदुस्तान की कि वो चाहे जितना कर लेते, इसका अपना एक निश मार्केट बना रहता। अगर वो फ्री ट्रेड होने देते तो इसका मार्केट, इंडियन गुड्स का मार्केट बना रहता तब भी। लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ तो डी इंडस्ट्रियलाइज जो किया ही, हमारे जो माल जो बाहर जाता था उनके यहाँ, वहां पर उन्होंने हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई। तब हमारे जो सामान थे वो महंगे हो गए, तब हमारे सामान महंगे होने लगे वहां पर, और तब कंपटीशन में वो पीछे। बहुत सोची समझी जिसे कहते हैं साजिश। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होना चाहिए कि इंडियन, जब ये हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगी तो हमारा सबसे ज्यादा स्मगलिंग इंडियन टेक्सटाइल की होती थी इंग्लैंड में। इतना वैल्यूएबल था कपड़ा, इतना बढ़िया क्वालिटी का चीज होता था। आज भी उस उदाहरण को बड़े ही जो है चाव से देखा जाता है, बहुत ही स्वाद से देखा जाता है कि एक जगह पर यूरोप में कहीं पर एक औरत के पास इंडियन रुमाल के ऊपर 15 पाउंड का फाइन किया गया था। उसमें रुमाल छुपा के ले जा रही थी इंडिया का खाली। इस लेवल का क्वालिटी था, जस्ट यू शुड नो। तो ये बात सही है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। कोई भी पूछे फट से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे किया, नंबर एक कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था उसको जो है वो उन्होंने चौपट कर दिया, गिरा डाला, खत्म कर डाला, पूरा खत्म कर डाला। उससे क्या हुआ? सेकंड स्टेप क्या हुआ? उसके अलावा हमारे पास क्या था? रॉ मटेरियल, पूरा रॉ मटेरियल था। उसके अलावा वही एक इंडस्ट्री, 2-3 इंडस्ट्री थी। उस 2-3 इंडस्ट्री को आपने डिस्करेज कर दिया, बाहर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया, तो एक्सपोर्ट सेक्टर खत्म कर दिया आपने। मार्केट हमारा कैप्चर कर लिया। जब मार्केट कैप्चर कर लिया तो वहां से लोग हट गए। वहां से लोग हटे तो कहाँ जाएंगे? जल्दी बता देता हूँ, इकोनॉमी हिस्ट्री सब जुड़ा हुआ है ना। वहां एग्रीकल्चर पर जाएंगे। एग्रीकल्चर पर लगभग कितने लोग, मतलब कितना जानते हो? 20 to 25% ऑफ द पॉपुलेशन। इट इज अ ह्यूज पॉपुलेशन दैट शिफ्टेड सडनली एक लंबे इतिहास में इसको सडनली कहेंगे। हजारों सालों का इसका इतिहास हो, जिस सभ्यता का, उसमें इसको सडनली कहा जाएगा। सडनली अ ह्यूज पॉपुलेशन शिफ्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज टू एग्रीकल्चर। और वो कहाँ जाएंगे? आज कोरोना का एग्जांपल लीजिए जरा। कोरोना में जब लोग लौटे थे मीलों पैदल यात्रा करके, तो गांव पे उनका क्या हुआ था? सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो समाज के बारे में जानो, नहीं तो बेकार है फिर। Yes, sir, it created a burden on villages, sir, and lands. उनको रखा गया है, डी बता। Yes, sir, it created heavy burden on lands and villages, sir. Exactly. That's what happened precisely. सोशल बायकॉट जैसा विचारों का बहुत सारों का तो वहां हो गया कि आ गए यहाँ हिस्सा लेने के लिए जमीन में। वहां शहर में अपना मजदूरी कर रहे थे, आ गया यहाँ पर। पहली बात तो बीमारी लेकर आया, फिर बोले कि जमीन में हिस्सा लेने आ गया। इस तरह के उनका घर नहीं है। घर तो जो लोग गांव में रहते हैं वो छका लेते हैं ना,
ये सब सोशल प्रॉब्लम्स है, यू शुड अंडरस्टैंड। तो यही वहां भी हुआ, जो इंडस्ट्री से जो लोग हुए, मान लो 2 भाई थे, 2 भाई में से एक भाई खेती क्या करता था, एक भाई इंडस्ट्री में था हैंडीक्राफ्ट के। हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया तो दूसरा का भाई भी तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो जाएगा, और उसका पहला इफेक्ट क्या होगा, या तो अपने भाई से लड़ाई करेगा और उसको लैंड का फ्रेगमेंटेशन होगा ना, फ्रेगमेंटेशन समझ रहे हो, लैंड रिफॉर्म्स का फ्रेगमेंटेशन पार्ट होता है ना, तो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा तो फिर और गड़बड़ हो गया। कंसोलिडेशन होना चाहिए लैंड रिफॉर्म में, फ्रेगमेंटेशन करवा दिया, नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या हुआ कि लोग मजबूर हो गए, फिर जब छोटा छोटा खेत सब लोग अपने अपने जीवन जीने खाने में लगे हुए तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही तो होगी, सब्सिस्टेंस फार्मिंग की तरफ चले गए लोग। तीसरी चीज क्या हुई कि जिनके पास कुछ नहीं था, जिनके भाई से नहीं बना, जिनको जमीन नहीं मिली, वो क्या बन गए, डिपेंडेंस हैवी बनेगी तो क्या हो जाएंगे, वो एग्रीकल्चर फार्मर रह जाएंगे, वो लैंडलेस लेबरर्स हो गए। फिर इस तरह से डेमोग्राफी, इकोनॉमी सब आपस में चेंज हुआ है। इस बात को आपको जानना चाहिए। चलिए, ज्यादा अभी समय नहीं नष्ट करते हैं, कभी इसको लेंगे इस टॉपिक को। A large portion of the population had nowhere to be absorbed. Okay? अगर इंडस्ट्री कोई और होती जिसमें ये पॉपुलेशन जो थी वो एब्जॉर्ब हो सकती तो कोई बात भी थी, क्योंकि इनके स्पेसिफिक स्किल सेट्स थे, चाहे जो है आप कह लीजिए टेक्सटाइल वाला हो, चाहे जेमस्टोन वाला हो, उनके स्किल्स स्पेसिफिक है ना, तो स्किल्ड मैन पावर था ना, वो स्किल्ड मैन पावर दूसरे में ऐसे ही थोड़ा एकदम से हो जाएगा एब्जॉर्ब, नहीं होगा। तो इसलिए फिर उनको कहीं और एब्जॉर्ब नहीं हो पाए। ठीक है, फिर क्या हुआ, और किससे इंडिया झेल रहा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनकम और वेल्थ था ही, हमेशा से था। क्यों, ये शुरू से ही था। ये तो रियासतें ले लीजिए या पूरी सोसाइटी का प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन ले लीजिए, मुगलों के समय का पीरियड ले लीजिए, हमेशा से ये तो हमेशा ही रहा है पूरे वर्ल्ड में कि इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी तो रही है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। ठीक है, देयर वाज लैक ऑफ रोबस्ट एंड रिलायबल सिस्टम ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। तो इससे क्या होता है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, पैसा लोग लिए रखे बैठे रहेंगे, और क्या, बैंक है ही नहीं है, तो जो एंटरप्रेन्योर होगा उसको लोन नहीं मिलेगा अगर कैपिटल डिफिशिएंट है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप अपनी रखे रहे, बिजनेस कर ही नहीं पाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर बैंकिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है, बैंकिंग सिस्टम रिलायबल नहीं है, तो क्या होगा, तो लोग अपना पैसा जो है सोने में डाल देंगे, वो ठीक, इलिक्विड एसेट्स में डाल देंगे वो, लेकिन बैंक में नहीं देंगे क्योंकि उनको भरोसा नहीं है। तो कैपिटल और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में परिवर्तित होगी। सेविंग क्या प्रोडक्शन के इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगी, नहीं जाएगी, उन एसेट्स में ब्लॉक रहेगी। समझ गए, दूसरा फैक्टर भी समझ गए। तीसरा, 1914 से 18 के बीच में फैक्ट्री गुड्स का डिमांड बहुत इंक्रीज हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास की बात कर रहे हैं। ठीक है, फैक्ट्री गुड्स का डिमांड इंक्रीज हुआ खूब अच्छे से, और उस समय महसूस हुआ कि अपने फुल कैपेसिटी पे काम किया इंडस्ट्रीज ने, उसके बाद भी एक्सपेंशन का स्कोप ही नहीं था। क्योंकि कितना कर लेगा, अरे 4 शिफ्ट लगा दोगे, 24 घंटे काम करा लोगे, और क्या करोगे। तब भी जो है एक्सपेंशन का स्कोप क्यों नहीं था इंडिया में, बताइए जरा। वो इंडस्ट्रीज फैक्ट्री गुड्स जो बना रही थी और खूब जितना हो सके कैपेसिटी पे चल के और सप्लाई कर रही थी, वो एक्सपैंड नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही थी एक्सपैंड, शुभम ट्राई करो। आई थिंक आई एम ऑडिबल। कनेक्टिविटी, हाँ शुभम बताओ। सर कनेक्टिविटी नहीं था सर, विलेज था सर। सॉरी मैं पूछ रहा हूँ, फिर से बोलता हूँ, कुछ इंटरनेट में दिक्कत है क्या। मैं बस ये पूछ रहा था कि जो है, जो फैक्ट्री गुड्स की जो इंडस्ट्रीज थी, जो वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास खूब अच्छे से उन्होंने काम किया, अपना पूरा कैपेसिटी जो है वो लगा दिया, लेकिन फिर भी वो डिमांड को अच्छे से पूरा नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनको एक्सपैंड करने का स्कोप नहीं था। सर जैसे इसमें लिखा ही हुआ है कि एब्सेंस ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्चुअली हुआ ही नहीं था जो हैवी इंडस्ट्रीज पे होना चाहिए। और आप समझिए इस बात को, जो आदित्य कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, उस बात को सब लोग समझने की कोशिश करिए। व्हाई दिस डिड हैपन, बिकॉज कोई भी इंडस्ट्री जो है वो जब चलती है तो उसको डेप्रिसिएशन होता है, उसकी मशीन टूल्स के रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है ना। और मशीन टूल बनाने वाली इंडस्ट्री ही नहीं है आपके पास, हैवी जो बेसिक इंडस्ट्रीज है वो है ही नहीं आपके पास, तो फिर आप एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। जो लग गई फैक्ट्री वो लग गई, आपको मालूम होना चाहिए। यही वो कारण था। अब जब आप जानते हैं अंडमान निकोबार में, जो लोग अंडमान निकोबार घूमने जाते हैं, आप जाएंगे जब, तो एक ऐसा आइलैंड भी है जहां पर एक ऐसी फैक्ट्री लगी हुई है जिसके सारे कंपोनेंट्स वुड के बने हुए हैं, लकड़ी के हैं, सारे कंपोनेंट्स लकड़ी के ही बने हुए हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां पर बाहर से कुछ सप्लाई करना बहुत कठिन है, तो उन्होंने ऐसी चीजों को चूज किया
इनपुट और उसके मशीनरी के रूप में जो वहीं बन जाए। तो वहां लकड़ी का प्राचुर्य था, लकड़ी का बाहुल्य था, प्रचुरता थी, तो उन्होंने उसी का बना डाला। दैट टेल्स अस कि इन एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड रिप्लेसमेंट गुड्स एंड मशीनरीज, ये एक्सपैंड नहीं कर पाया। और वही फिर से ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II फिर से वही चीज देखने, जिनको वार बेबीज कहा जाता है। वार बेबीज मतलब वो इंडस्ट्रीज जो वर्ल्ड वॉर II के फलस्वरूप इंडिया में जो खड़ी हुई, वर्ल्ड में खड़ी हुई, तो उनका यही हुआ कि दे आल्सो सफर्ड बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। फिर ड्यूरिंग द वार पीरियड्स क्या देखा गया कि जो इंडियन बिजनेसमैन थे, हाँ ये तो बताना ही था, इसलिए तो बनाया था ये, कि जिसमें भी उन्होंने लगाया पैसा, लिमिटेड और सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज में उन्होंने पैसा लगाया। याद रखिएगा, इंडिया की सबसे ज्यादा प्रोग्रेस ब्रिटिश टाइम के दौरान तब हुई जब ब्रिटिश जो है वो कमजोर पड़ा। ये एक और जो है सबूत है ड्रेन ऑफ वेल्थ का, और जो है कॉलोनियलाइजेशन का सबसे बड़ा सबूत है कि जब जब ब्रिटेन जो है युद्ध में इन्वॉल्व था, इंडिया ने खूब प्रोग्रेस किया, अच्छे से प्रोग्रेस किया। तो उसी दौरान जो है हमारे बिजनेसमैन ने जो पैसा लगाया, गजब सक्सेसफुल रहे, वो बहुत सक्सेसफुल रहे। ये सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ कि ये क्यों पढ़ा रहा है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो इतिहास की बात है। इकोनॉमी में क्यों पढ़ रहा है, अभी तुरंत एक झटके में आपको कनेक्ट हो जाएगा। अगली बार ये भी देखा गया, एक्सपीरियंस किया गया कि इंडिया में जो लोग थे, हाँ वणिक वर्ग जो था ना, वो ट्रेडिंग में ज्यादा यकीन रखता था, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो ट्रेडिंग में ज्यादा था। या तो ट्रेडिंग करवा लो उनसे, ये सामान खरीदा ये बेचा, ये खरीदा ये बेचा, फटाफट टर्नओवर किया, अपना प्रॉफिट कमाया, या मनी लेंडिंग करवा लो। दो में वो ज्यादा कंफर्टेबल थे, वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में कंफर्टेबल नहीं थे उस समय तक, बिल्कुल नहीं। वो did not want to block their money in manufacturing sector, understand? And that is why no manufacturing expansion could take place at that time also. अगर कोई चाहता भी, मान लो अलाउ भी होता, तो बहुत कम लोग थे जो उसके लिए जाते, वो अपना कैपिटल इसमें नहीं लगाते थे, वो ट्रेडिंग में लगा देते थे, जो है सोना खरीदना बेचना, मनी लेंडिंग, इस सब में लगा देना वो बेटर समझते थे, क्योंकि उससे जल्दी प्रॉफिट मिल जाता था, क्विक प्रॉफिट्स मिल जाते थे। समझ में आया? इतने सारे फैक्टर्स और इतने सारे एक्सपीरियंस अगर आपको और हमको हों, ये सारा, तो आजाद होते ही पहला काम क्या करोगे? इंडस्ट्री लगाओगे कि नहीं लगाओगे? बेसिक इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज। अगर रेशनल माइंड है तो यही करोगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि एग्रीकल्चर को इग्नोर कर देना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि डी इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी आपको मिली हो, आप जानते हो कि आपके लोग जब भी इंडस्ट्री में पैसा लगाए हैं तो अच्छे से सक्सेसफुल रहे हैं, आप जानते हैं कि लोग पैसा इसलिए इंडस्ट्री में नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनको मन नहीं है, आप जानते हैं कि अगर हमारे पास बेसिक इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज होती तो जो है बाकी इंडस्ट्रीज अच्छे से एक्सपैंड कर सकती। ये सब जानने के बाद पहला काम करोगे क्या? इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं सोचोगे? बिल्कुल सोचे, कोई भी सोचेगा। इसलिए आज यहाँ बैठ के जो है वो सेकंड गेस करके नेहरू की, नेहरू के फलाना का, वो आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पॉलिटिकल इडियट्स, बट इवन इकोनॉमिस्ट्स, इट इज वेरी इजी टू क्रिटिसाइज नाउ, but at that point of time we have to put ourselves into their shoes and then look at that point of time. It's very difficult. It was a very crucial and difficult decision. और हमने पहले ही पढ़ चुके, हम देख चुके हैं कि भाई उन्होंने क्यों इसको चुना था। हमने बहुत सारे सवाल पूछे थे, आपको याद होगा, तब जाकर हम उत्तर पाए थे कि भाई अच्छा इसलिए इन्होंने चुना होगा। और इसी, ये जो हमने 4, 5, 6 पॉइंट पढ़े हैं, इसी से आपको यह उत्तर भी मिल जाना चाहिए कि सोशलिज्म ही क्यों चुना गया। प्राइवेट सेक्टर अगर पैसा लगाने को ही तैयार नहीं है तो कौन लगाएगा पैसा? बताइए। प्राइवेट सेक्टर ट्रेडिंग और उसमें ही निपट जाना चाहता है अपना क्विक प्रॉफिट बना के, तो कौन लगाएगा पैसा? गवर्नमेंट को लगाना पड़ेगा, स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा। Isn't it? You are getting my point what I am saying. That's why अभी बहुत हरीड कंक्लूजन्स कभी मत निकालिए एज अ यूपीएससी कैंडिडेट। हमेशा चीजों को सही पर्सपेक्टिव में पढ़िए और फिर अपना हमेशा कंक्लूजन निकालिए। ये चित्र सबको याद होगा, हमने ये देखा था कि अगर पूरी फेज को जल्दी से डिवाइड किया जाए समझने के हिसाब से, तो 1950 से लेकर 1965 तक पब्लिक सेक्टर एक्सपेंशन हुआ। पब्लिक सेक्टर ने नई नई इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया और एक्सपेंड किया। पब्लिक सेक्टर क्यों किया? अब आप जानते हैं आंसर, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पब्लिक सेक्टर आया, फिर पता चला प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया गया, उनको उन्हीं इंडस्ट्रीज में जाया जाए जिसमें पब्लिक सेक्टर का इंटरेस्ट नहीं है, जाने दिया जाए उसी में। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज को प्योरली पब्लिक सेक्टर के लिए रखा गया, कुछ इंडस्ट्रीज में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन, कुछ को प्राइवेट के भरोसे छोड़ दिया गया क्योंकि उस समय की शायद डिमांड थी। आप बताओ कि लोकल फोर्स, प्राइवेट फोर्स मतलब लोकल फोर्स होता है ना। प्लानिंग मतलब सेंट्रलाइज, प्लानिंग का मतलब सेंट्रलाइज होता है। अभी नए मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मत जाइए। प्लानिंग मतलब भारत सरकार प्लानिंग करेगी ना, और मार्केट फोर्सेस तो सब जगह के अलग अलग हैं। तो जो सेपरेटिस्ट
जो थ्रेट है कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट, सेपरेटिस्ट फोर्सेस जो है उन्हें चल अपना अपना रुख ले लें, उसके लिए एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर का प्रेजेंस जरूरी है कि नहीं? मैं सिर्फ आपके सामने विचार रख रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मैं इस विचारधारा को मानता हूँ, लेकिन एज ए टीचर मैं अपना बायस नहीं आपको देना चाहता, आपको दोनों पक्ष रख के मैं बता रहा हूँ। खैर, तो फिर कंट्रोल का रिजीम आया और फिर उन्हें महसूस हुआ कि नहीं, कुछ ज्यादा ही हो गया। एक्सीलरेटर तो हमने ठीक दबाया था, लेकिन थोड़ा पहले रोक देना था, ठीक है, थोड़ा पहले हटा लेना था पैर, बस उतना सा हुआ, थोड़ा पहले पैर हटा लेना था। उनको रियलाइज हुआ, और ये वो फेज था जिसमें उनको रियलाइजेशन हुआ। और फिर जब उन्हें रियलाइजेशन हुआ, उन्होंने सेलेक्टिव इंडस्ट्रीज पे जो है वो सेलेक्टिव सेक्टर्स पे रिफॉर्म्स किए, बहुत इंकरेजिंग रिजल्ट्स आए। और फिर उन्होंने 1991 में, तब तक कुछ सिचुएशंस और भी ऐसी हो गई थी कि दे वर कंपेल्ड टू टेक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स। और फिर 1991 से अभी का जो दौर चल रहा है वो रिफॉर्म्स का दौर चल रहा है, ये सब आप जान चुके हैं। फाइन, बस जो मुख्य पॉइंट्स है वो मैंने आपको करा दिए रिवाइज। अगर इतना भी जान पाएंगे तो देन यू विल बी कंफर्टेबल। अब मैं आपसे आगे आपको ले जाता हूं। अब हम ग्रोथ, डेवलपमेंट और हैप्पीनेस, इन तीन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। वैसे तो बहुत सारी बार आपने पढ़ा होगा, इसमें आप मुझसे भी ज्यादा ही जानते होंगे क्योंकि आप करंट में अपडेटेड हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते रहते होंगे। फिर भी मैं एक अटेम्प्ट करता हूं कि आपको रिफ्रेश करा दूं सारा। तो ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है आप सभी जानते ही होंगे कि कुल मिलाकर ग्रोथ ये है कि किसी एक पीरियड को चुन लीजिए, एक टाइम फ्रेम को सेलेक्ट कर लीजिए, और उस टाइम फ्रेम से किसी एक दूसरे टाइम फ्रेम का कंपैरिजन कर लीजिए, उनके बीच में जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है उसको ग्रोथ कहा जाता है। इट्स वेरी सिंपल। इसमें नर्सरी और केजी तो पढ़ा नहीं रहे, तो आप जानते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप जानते हैं कि ग्रोथ को इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम के इंक्रीज के रूप में बताया जाता है? जीडीपी कह लो, चलो जीडीपी कह लो, पर कैपिटा इंक्रीज कह लो। तो अभी जो मान्यता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जो मेजरमेंट है, उसका जो करंट अंडरस्टैंडिंग है, द करंट अंडरस्टैंडिंग सेज दैट सस्टेन्ड इंक्रीज, ऐसा नहीं एक दिन, 2 दिन, 1 महीना 2 महीना नहीं, सस्टेन्ड इंक्रीज, लॉन्ग पीरियड तक अगर इंक्रीज हो पर कैपिटा इनकम में, तो हम उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कह सकते हैं। तो पर कैपिटा इनकम क्यों बोल रहा है, नेशनल इनकम क्यों नहीं बोलता है? दैट्स माय क्वेश्चन। पर कैपिटा क्यों बोल रहा है? व्हाई नॉट नेशनल इनकम? कंसेप्ट था, इनको क्लियर करना पड़ेगा। इसमें ये बहाने के पीछे आपको नहीं छुपने दूंगा कि ये थ्योरी को पढ़ा रहे हैं सर, सब करंट आ रहा है। हालत खराब हो जाएगा इंटरव्यू में, मेंस में तो होगा ही, इंटरव्यू में प्री में नहीं है कि एबीसीडी लगा के चले आए। सब अभी उसकी तैयारी करनी है ना हमको कोई भी चीज छोड़नी है। बताओ भाई, इसमें इकोनॉमिक्स वाला भी कोई, अर्थशास्त्र जिसने ग्रेजुएशन में किया वो भी है क्या कोई? वो करेगा तो बताएगा नहीं हमें। सर पर कैपिटा इनकम हमारे कुछ वर्ल्ड एवरेज होता है, उससे अब होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हम डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि डेवलपमेंट इंडेक्स हम लोगों का कौन पूछा है? ये तो सवाल ही नहीं है, उत्तर जो तुम दे रहे हो। नेशनल इनकम आपने कहा ना, क्योंकि नेशनल इनकम तो हम ये पूरे नेशनल इनकम देख लेंगे कि हमारी आय बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन टोटली तो सर डेवलपमेंट इसे देखा जाएगा। तो हमारी नेशनल इनकम को दूसरे देश की नेशनल इनकम से क्यों नहीं कंपेयर कर ले? सर वही कि अब जैसे आपने तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड वो सारी चीजें अभी आपने बताई थी, तो कुछ ही एक आदमी का रहन सहन बढ़ेगा तो बाकी लोगों का तो निम्न स्तर पे ही रहेगा, तो हर एक व्यक्ति की इनकम बढ़नी चाहिए। तो वो तो पर कैपिटा इनकम में भी वही दिक्कत है सर इंडिविजुअली वही दिक्कत है। आप नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम में डिफरेंस क्या है? सिर्फ पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं ना जी, बस उतने तो है। सर शायद टाइम पीरियड का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में हम लोग नेशनल इनकम का लेते हैं। ओके छोटू, यस प्लीज, व्हाई नॉट? सर इंडिविजुअली ग्रोथ करेंगे तो सर उसको देखा जाएगा ना सर। ऐसे अगर वो नेट, बाबू फिर से बोलिएगा विवेक। सर इंडिविजुअली ग्रोथ करेंगे सर। ओके ठीक, समझ गया विवेक, आगे। हाँ आस्तिक। सर अगर पर कैपिटा इनकम पे नहीं, नेशनल इनकम पे कंपेयर किया जाएगा तो किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन का तो इशू आएगा ही नहीं ना। छोटा देश होगा तो उसके अच्छा सारे सिटीजन। एक एग्जांपल लीजिए आस्तिक। छोटे आपका पॉइंट समझ गया आस्तिक। एक एग्जांपल सबको ध्यान से देखिएगा। 2020 में हमारा भारत का मान लीजिए जो है वो नेशनल इनकम है 100,
और 21 में हो Yes, जाता है 200। ठीक है, यस सर, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि डबल ग्रोथ हो गया ना, यस सर, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ लेकिन- डबल हो गया ना। यस सर। अच्छा, अब यही बीच में मान लो जो पॉपुलेशन कहाँ गया यार इसको, जी सर, पॉपुलेशन भी तो बढ़ जाएगी इसी बीच में, तो पॉपुलेशन के बेस पे ही लिया जाएगा ना। अब आया ध्यान तो नहीं नहीं अभी भी, लेकिन अभी भी ऊपर ऊपर ही है। फिर से करेक्ट बताओ, करेक्ट बात, एग्जैक्ट। सर किसी भी टाइम फ्रेम में अगर हम ले रहे हैं तो उस टाइम फ्रेम की पॉपुलेशन के हिसाब से हमें वेल्थ को देखना होता है ना। सुनो ध्यान से, बहुत बेसिक चीज है। आई डिड नॉट थिंक आई वुड हैव टू एलेबोरेट। सिंपल सी चीज है, आप इसको ऐसे समझिए कि 2020 में 100 था इनकम, 100 करोड़ था, मान लो 100 करोड़ रुपया था हमारे पास, ठीक। यस सर, 2021 में 200 करोड़ हो गया, लेकिन Yes, खाने वाले मुंह भी तो बढ़ गए बीच में, यस सर, तो कंज्यूम नहीं हो जाएगा साहब। यस सर। अगर पॉपुलेशन भी उसी रेट से बढ़ गया तो कोई ग्रोथ हुई? नहीं सर, बताओ भाई, इफेक्टिवली कोई ग्रोथ होगा क्या? नहीं होगा। जितने नहीं, आपने जितना इनकम बढ़ाया उतना खाने वाले मुंह बढ़ गए, जितना आपने पैदावार खेत की बढ़ाई उतने ज्यादा परिवार में लोग बढ़ गए, तो ग्रोथ आपकी कांस्टेंट हो गई कि Yes, नहीं sir. हो गई? इसलिए बिल्कुल सर। एक्चुअली आपने जितना रेट से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे ज्यादा कमाई आपने बढ़ाई है कि नहीं, ये जानना है तो पर कैपिटा इनकम करना पड़ेगा। Yes, नेशनल sir. इनकम से काम नहीं चलेगा। आप समझ में आया? तो Yes, sir. रियल ग्रोथ अगर पता करनी है तो आपको पर कैपिटा करके बताइए कि कितने खाने वाले हैं और कितना खाना है आपके पास, ये बताइए आप, तब हम मानेंगे ग्रोथ हुआ है कि नहीं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक यस, दैट्स फाइन। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी बात है कि भाई खाली सस्टेन्ड इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ही नहीं हो, थोड़े बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होने चाहिए भाई। ग्रोथ तब उसको कहेंगे, सिंपली खाली कमाई बढ़ जाने की बात नहीं है। लेबर जो हमारा है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, थोड़ी सी उसकी प्रोडक्टिव उत्पादकता बढ़े, हमारा जो श्रम है, जो श्रम बल है उसकी उत्पादकता बढ़े, कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़े। ये क्या होता है कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट? रोजगार बढ़ रहा है वो ठीक है, रोजगार किस दिशा में बढ़ रहा है ये भी प्रश्न होता है। सर कौन सा सेक्टर में कितना ये गया है सर? जैसे प्राइमरी सेक्टर में कितना इन्वॉल्व है, सेकेंडरी में कितना, टर्सरी में कितना, ये कह सकते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कौन बोल रहा है ये? दिखने सर मैं रमाकांत यादव। बहुत बढ़िया जवाब दिया रमाकांत, बस इसीलिए आपका नाम जानना चाहते थे, कॉम्प्लीमेंट करना चाहते थे आपको। एकदम सही बात है, यही पॉइंट है कि कहा जाता है कि जो क्लासिकल व्यू है, ध्यान से सुने बात को, जो क्लासिकल व्यू है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ किसको कहेंगे, डेवलपमेंट किसको कहेंगे, वो ऐसा मानता है कि जो है ग्रोथ भी हो और कैपिटल इनकम भी बढ़े, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या करके कमाना पड़ रहा है लोगों को वो भी चेंज हो। कमाई तो बढ़े लेकिन कर्म जो है वो भी उसमें भी बदलाव आए। ठीक है, कि जो है बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन सारे के सारे लोग जो है उनको जो है गटर में उतर कर जो है वो सफाई करनी पड़ रही है पॉपुलेशन के एक लार्ज सेक्टर को मान के। अच्छे बुरे की बात नहीं है, छूत अछूत और इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर या तो फिर उनको हाईएस्ट पेड रखिए भाई, जैसे कि बाकी जगह होते हैं वो हाईएस्ट पेड हो, उस आर्ग्यूमेंट में नहीं जाता। मैं कह रहा हूं कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है या सेक्टर जिसमें आप एम्प्लॉय कर रहे हैं अपनी मेजर पॉपुलेशन को, उसमें भी धीरे धीरे शनाय परिवर्तन आना चाहिए। यानी जो लोग एग्रेरियन सोसाइटी, एग्रेरियन सेक्टर में काम कर रहे हैं वो थोड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, यानी क्वालिटी ऑफ जो स्किल है उसमें भी चेंज आए लोगों के, तो कहा जाता है कि हाँ भाई ग्रोथ हो रही है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, फाइन। इस पे मेरिट वाले आर्ग्यूमेंट अभी करने का समय नहीं है, वो मैं अलग से करूँ जब इंडिया स्पेसिफिक पढ़ेंगे तब। चलो ग्रोथ तो समझ में आ गया है, ग्रोथ को नापा कैसे जाए? तो बोला अभी तो सर बताए थे आपकी पर कैपिटा इनकम से नाप लेंगे, तो फिर क्वेश्चन है कि पर कैपिटा इनकम कैसे आती है? तो सर आप वो भी तो बोले थे अभी कि नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से अगर डिवाइड कर लें तो आ जाती है, यही बताए थे, आप ही बताए थे। तो फिर क्वेश्चन आ गया कि तो नेशनल इनकम कैसे आती है? तो अपने घर की नेशनल इनकम बताओ भाई, किसी रेस्टोरेंट की नेशनल इनकम बताओ, चलो समझने के लिए। जितना टोटल खर्चा रेस्टोरेंट ने किया है, चाहे रेंट हो, चाहे जो है सब्जी पर खर्चा हो, चाहे शेफ की सैलरी हो, इस पर जो भी खर्चा किया हो उसको जोड़ लो, प्लस जो प्रॉफिट कमाए वो जोड़ लो, तो ये दोनों मिला के सारा हो गया भाई। 80 रुपया खर्च किए थे, 20 रुपया का प्रॉफिट मिल गया, यानी 100 रुपया कस्टमर देके गया, तो टोटल इनकम हमारा 100 रुपया हुआ ना, 100 रुपया हुआ, 100 में 20 प्रॉफिट है, 80 रुपया खर्चा है,
समझ गए यहां तक? एक तरीका यह है कि जो रेस्टोरेंट ने खर्चा किया है वो जोड़ लो, और जो प्रॉफिट वगैरह मिला उसको वो जोड़ लो, तो उसकी इनकम हो गई। दूसरा कि कस्टमर के स्टैंड पॉइंट से सोचो, कस्टमर ने जो रुपया दिया हो या तो वो जोड़ लो, वह 100 रुपया ही है। सोच के देखो आप कि चाहो तो इसको ऐसे कह लो कि कस्टमर का खर्चा, चाहे कह लो रेस्टोरेंट की इनकम, चाहे कह लो कि जो लोग रेस्टोरेंट को सप्लाई किए थे सब सामान उनकी इनकम। घूम घुमा के सर्कुलर फ्लो है ना ये। पैसा ऐसे ही सोसाइटी में घूमता है ना, पैसा तो खा नहीं लेगा ना कोई, पैसा कंज्यूम नहीं होगा ना, पैसा ऐसे ही फ्लो करता है ना। कि ये वाला सबको याद नहीं है क्या? जरा देखो, जरा ध्यान से देख के बताओ, ये सबको याद है जो हम लोग सर्कुलर फ्लो बनाए थे? कि एक तरफ घरैया लोग हैं, सब हाउस होल्ड सेक्टर है। ऑन वन हैंड यू हैव हाउस होल्ड सेक्टर, ऑन द अदर हैंड यू हैव फर्म्स। ठीक है, हियर यू हैव फर्म्स। एक मिनट, इसमें क्या, इधर फर्म्स हो गए। अब चलो हमारे साथ चलना, ध्यान से बताना, यही शुरू करते हैं। चलो घर घर से शुरू किया जाए, ठीक है? एक मिनट रुको, एक हटाइए जरा। तो भाई घर वाले जो लोग हैं उनको सामान चाहिए, तो उनके लिए ये मार्केट है। और जो फर्म्स हैं उनको इनपुट्स चाहिए, ये सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, उसके लिए ये मार्केट है। समझ गए बात? अब चलो यहीं से शुरू कर देते हैं फटाफट कि हाउस होल्ड ने क्या सप्लाई किया है इनके लिए। एक्चुअली सप्लाई तो ऐसे हो रही है, लेकिन मार्केट के थ्रू हो रही है, इसलिए हम मार्केट बनाए हुए हैं। ठीक है, डायरेक्ट थोड़ा जाता है, एक उसका भी अपना मार्केट है। तो यहाँ से लैंड, लेबर, कैपिटल जो कुछ भी है वो सप्लाई हुआ। अच्छा भाई, तो सप्लाई हुआ तो उसके बदले में कुछ पैसा मिला कि नहीं मिला? हाउस होल्ड लोगों को पैसा भी तो मिला, जो तुम सप्लाई किए उसके बदले में पैसा मिला। तो इसको कह लो ए। हाँ ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब यही माल सामान लेबर जो भी है इस मार्केट ने इनको सप्लाई कर दिया, उसके बदले ये कमाए पैसा। इसको कह लो बी। वेजेस, रेंट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, वही जो बता रहे थे रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल। ठीक, आगे बढ़ जाओ। रेस्टोरेंट ने मान लो माल बना दिया, यहाँ पे माल रेडी है, उसको जो है वो फिर मार्केट में यानी टेबल पे रख दिया। अभी खाने वाला आदमी आएगा, मेनू बना दिया, टेबल पे रख दिया। मार्केट में यही लोग गए खाना खाने, भी हाउस होल्ड सेक्टर वाले ही तो गए खाना खाने। यहाँ के भी जो लोग हैं वो है तो हाउस होल्डर ही, फर्म में भी जो काम कर रहे हैं वो सब है तो हाउस होल्ड सेक्टर के ही लोग। तो ये लोग फिर वही खाना खा लिए जाके रेस्टोरेंट में। कहो हाँ, तो उसका जो है उसका एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं? खाना खाए हैं तो उसका कर, और वही पैसा उठा के इसको दे दिया। और क्या, जो वेटर होता है ना, वेटर, उसको मार्केट समझ लो, और ये रेस्टोरेंट हो गया और ये कस्टमर हो गया। तो तुमने वेटर को दिया, वेटर ने उसको दे दिया, बात खत्म हो गया। समझ गए बात को? तो अब हम ये कह रहे हैं, इसको सी कह दो, इसको डी कह लो। अब ध्यान से देखो, ये गचर पचर पहले हटा देता हूं, फिर आप लोग ध्यान से बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ गए तो आगे बहुत आसानी हो जाएगी आप, और कभी कोई जो है आपको फंसा नहीं पाएगा। अब हम ये कह रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर को लैंड, लेबर, कैपिटल सप्लाई करने के बदले में मिला हुआ पैसा ए है। फर्म वाले सेक्टर को लैंड, लेबर, कैपिटल पाने के बदले में जो खर्चा करना पड़ा वो बी है। माल जो बनाया गया और मार्केट में सप्लाई हुआ उसके बदले में जो पैसा मिला वो सी है। मार्केट से ये इन लोगों ने, घर परिवार वालों ने, सोसाइटी के लोगों ने जो कुछ भी खाया पिया, हजम किया, उसके लिए जो इन्होंने खर्चा किया वो डी है। तो क्या समझ पा रहे हो कि ए विल बी इक्वल टू बी, विल बी इक्वल टू सी, विल बी इक्वल टू डी। चाहे कोई भी एक चीज नाप लो, कोई भी एक चीज नाप लो, पैसा थोड़े कोई खा गया है बीच में, वही पैसा तो घूम रहा है बार बार। इट इज द सेम अमाउंट ऑफ मनी, सेम मनी दैट इज सर्कुलेटिंग इन दिस मार्केट। Something that is the expenditure of one person is the income of another person. You see this? यही सर्कुलर फ्लो मॉडल कहलाता है। और इससे हमें पता चलता है कि इसमें किसी भी पॉइंट पे आप जज कर लीजिए, आप मानो कि ये पूरे देश की बात हो रही है। चलो अब ध्यान बढ़ाइए अपना थोड़ा सा सर। अब मानिए सर, यस प्लीज सर, बट वैल्यू एडिशन भी तो होगा ना सर। मान लीजिए फर्म से मार्केट में जा रहा है तो देयर वुड बी सम इंक्रीज इन द प्राइसेस एंड प्रोडक्ट। बताओ। And that particular value addition has been taken care of in the price of the good that is fixed for the market. Think about it.
है ना, जो प्राइस आपने कंफर्म नहीं मार्केट। हाँ, एग्जांपल लेते हैं ट्रेड का, ठीक है। इनको गेहूं लेना पड़ा और बनाने वाले लोग लेने पड़े, ठीक है। किराए पे जो है वो फैक्ट्री लेनी पड़ी, 3-4 चीज मिला के इन्होंने लिया, सब जोड़ जाड़ के इनका जो है 20, एक मिनट, हाँ चलो जोड़ जाड़ के 80 रुपये, पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, 80 अंडरस्टैंड दैट इज 80 रुपीज का इनको खर्चा लगा, ठीक है। 80 रुपीज इन्होंने पे कर दिया किसे, किसी मार्केट को, मान लो फैक्टर्स मार्केट को। अब इन्होंने वैल्यू एडिशन भी तो उसमें किया हुआ है, तो वो 80 में थोड़े बेचेंगे, वो उसको 100 में बेचेंगे, ठीक। और जो अंतर है 80 और 100 का 20 रुपया, वो ये देखो लिखा है छोटा सा, ये प्रॉफिट दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। तो इफ यू काउंट the total expenditure of the firm and the profit made, it will be equal to the value addition. Profit actually signifies the value addition, total जो price terms में अगर देखो तो price increase जो हुआ है। और अगर जो अमाउंट इन्फ्लेशन, आप ये भी कह सकते हैं ना कि नहीं सर 100 रुपए, भाई आप 80 रुपए का सामान बता रहे हैं और अगर वो 20 रुपया चढ़ा के बेच रहा है, तो 20 रुपए का पूरे का वैल्यू एडिशन थोड़ा है, उसमें 5 रुपया प्रॉफिट होगा, उसका 15 रुपीज हो सकता है वैल्यू एडिशन हो, उसके बाद 5 रुपया लिया हो जाए। वो दोनों ही चीजें इस प्रॉफिट, रेंट और वेजेस इस पूरे फ्लो में इंक्लूडेड है। वो ये 100 रुपया यहां से जो खर्चा किया जाएगा उसमें से 20 रुपया ऐसा रहेगा, 20 रुपया ये रख लेंगे, 80 रुपया वापस आ जाएगा इसी हाउस होल्ड सेक्टर के पास। सिंपल है एकदम, सीधा सीधा। तो लेकिन तुमने जो बात कही है उसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया हो तुम। तो या तो भैया फ्लो ऑफ रेवेन्यू को आप पकड़ लीजिए कि पैसा जो फ्लो हो रहा है ए बी सी डी पॉइंट्स पे जो पैसा फ्लो हो रहा है, या तो उसे काउंट कर लें, या फिर हर एक स्टेप पे जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसे काउंट कर लें। दोनों में से कोई भी एक काउंट कर लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लीजिए 3 लोग मिलकर बनाते हैं, एक ने जो है वो गेहूं उगाया, दूसरे ने उसका ब्रेड बनाया और तीसरा उसे मैकडोनल्ड्स जो है वो बर्गर बना के बेच रहा है। तो अपने अपने स्टेज पे किसान ने कितना प्रॉफिट कमाया या वैल्यू एड किया मान लीजिए, फिर जो बीच में बेकर है उसने कितना वैल्यू ऐड किया और मैकडोनल्ड्स ने कितना, तीनों का वैल्यू ऐड कर लीजिए तब भी वही आएगा घूम घुमा के। तो आइदर यू कंप्यूट द फ्लो ऑफ रेवेन्यू और यू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड एट ईच पॉइंट। In either of the scenarios, you will be able to calculate the total output. Here, the question is to compute the total output. दोनों से आप आउटपुट पता कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से भी, इनकम मेथड से भी और वैल्यू एडेड मेथड से भी। यही 3 मेथड होते हैं आउटपुट को पता करने के। सर जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी अगर प्राइस ले ली जाए तो दैट सफिशिएंट सर, आई थिंक। जो फाइनल गुड बना सर उसकी जो प्राइस जो फाइनल प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही, फाइनल प्रोडक्ट का या तो प्राइस ले लीजिए, दैट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। या फिर अगर आप चाहें कि हर एक स्टेज पे आपको एनालिसिस करनी हो कि कहां से कितना प्रोडक्शन हुआ, किस सेक्टर से कितना, तो आप वैल्यू एडिशन हर जगह पे ले लीजिए। डबल काउंटिंग बस नहीं कर लीजिएगा, इतना ही ध्यान रखना है आपको कि सिर्फ नेट कंट्रीब्यूशन, हर एक स्टेज का नेट कंट्रीब्यूशन लेना है, डबल काउंटिंग नहीं हो। अभी बताते हैं कैसे डबल काउंटिंग होती है, उसका भी आगे एग्जांपल। तो क्या यहां तक आप ये समझ गए हैं, इस बात को समझ गए हैं सब लोग कि भाई घूम घुमा के पैसा सर्कुलर फ्लो करता है, जो मनी है वो फ्लो करता है सर्कुलर, आउटपुट और इनपुट और ये सब सर्कुलर फ्लो में रहते हैं। और इसलिए किसी भी एक पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी पे कोई भी एक चीज जो भी कन्वीनियंट हो मेजरमेंट में और एक्यूरेट हो, उसे आप पकड़ लीजिए। अगर आप वो पकड़ लें तो आप टोटल आउटपुट पता लगा सकते हैं इस मार्केट का। अगर इस मार्केट का पता लगा सकते हैं तो पूरे देश का पता लगा सकते हैं, और अगर पूरे देश का पता लगा लें तो उसे क्या बोलते हैं, वही जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद, हमारे घर में जितना पूरा टोटल पैदावार हुई है वह सकल घरेलू उत्पाद उसी को कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बोले अच्छा ठीक है, तो यानी इन तीनों मेथड में से किसी से भी किया जा सकता है पता। बोला हाँ, अभी तक का लॉजिक तो यही कहता है, चाहे प्रोडक्ट मतलब वैल्यू एडेड, ठीक है, चाहे प्रोडक्ट के हिसाब से देख लीजिए कि इस प्रोडक्ट में कौन से स्टेज पे कितनी वैल्यू ऐड हो रही है, चाहिए देख लीजिए। तो कैसे पता लगेगा, आप सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए इकोनॉमी में, अगर उनको सबको जोड़ने लगेंगे तो पता चलेगा
कि जो आलू का दाम है बर्गर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो पता चला आलू भी अलग से जोड़ लिया और बर्गर फिर जोड़ लिए, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। देखो नीचे देखो, एग्जाम्पल देखो, ये किसान भाई को इन्होंने 100 रुपए का जो है मक्का पैदा किया या गेहूं, जो भी है, मान लो मक्का पैदा किया, कोई भी फसल पैदा की, सिंबॉलिक है खाली, 100 रुपए की फसल पैदा की, 50 रुपया खुद के लिए कंजम्पशन के लिए रख लिया, ठीक है भाई, 50 रुपया आगे बेच दिया, इसने 50 रुपया इनको पे कर दिया बेकर ने उस 50 रुपए के गेहूं से या बार्ले से या मक्का कॉर्न से 2 आइटम बनाए और 200 रुपए का कीमत लगा दिया, 100 रुपए का। कंज्यूमर आया, उसने दोनों खरीद लिया, 200 रुपया इनको दे दिया। अब तुम बताओ कि टोटल जो आउटपुट है वो 300 रुपया है कि 250? 250 सर है ना, 250। सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कि इससे जो 100 रुपया रहा उसमें से 50 ऑलरेडी तो ये 200 में इंक्लूडेड है ही, उसी का तो पार्ट बन गया है वो। तो इनका 50 जोड़ो और इनका 200 जोड़ो, इनका अब 100 नहीं जोड़ सकते फिर से प्रोडक्शन में, क्योंकि उस प्रोडक्शन का एक हिस्सा ऑलरेडी कंज्यूम होके एक दूसरे आइटम में अपना रूप ले चुका है, तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी वहां काउंटेड है। समझ गए बात? सब लोग समझ गए कि डबल काउंटिंग क्या होती है, ऐसे गलती होती है। तो जो आदित्य कह रहे हैं वो यही पॉइंट है कि वैल्यू एडेड एट ईच पॉइंट, यानी आप इनके हाथ में अगर देखिए तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 50 रुपए का तो इनपुट ही था। सर एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दें सर इसको एक बार काइंडली, दोबारा से बता देता हूँ। श्योर। एक किसान है जो है वो अपने खेत में जो है वो पैदावार की, खेत में जो पैदावार की उसमें मान लीजिए 2 कुंटल गेहूं हुआ, इसको गेहूं समझ लीजिए, कुछ देर के लीजिए। 1 कुंटल गेहूं उसने आगे बेच दिया, कुंटल मत करो, 1 किलो गेहूं उसने आगे बेच दिया, 50 रुपए का गेहूं बेच दिया और 50 रुपए की वर्थ। तो जो सर्वे करने वाले लोग आए, सर्वे डिपार्टमेंट की तरफ से, एनएसओ की तरफ से जो सर्वे करने लोग आए, उन्होंने इनसे पूछा कि आपने इस साल कितना पैदावार किया है, तो बोले 100 रुपए का, 100 रुपए का वर्थ मैंने पैदा किया है इस बार, गेहूं 100 रुपए भर का पैदा किया। बोला अच्छा, बहुत अच्छा। फिर कुछ दिन बाद ये लोग यहाँ पहुंचे, बोले आपका कितना कमाई हुआ है भाई इस साल, कितना आपने ब्रेड पैदा किया? तो बोला मैंने 200 किया है। तो ये दोनों लोग लिख ले गए कि 300 का टोटल प्रोडक्शन हुआ है। क्या ये सही है? गिवन द फैक्ट कि इसके 100 रुपए में से ही 50 रुपए जो है उस 200 का भी हिस्सा बना रहा है। यू गॉट माई पॉइंट? तो ऑल यू हैव टू लुक एट दिस फेलो, ये अपनी जगह पे सही है, किसान अपनी जगह पे सही है जब वो बता रहा है कि 100 रुपए मैंने पैदावार की है, लेकिन जो बेकर है उसको बताना चाहिए कि मेरे स्टेज पे वैल्यू एडिशन 150 का ही है, 50 तो किसनवा वाला ही है ये। नाउ यू गॉट इट, एवरीबॉडी क्लियर? तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दैट शुड नॉट हैपन। इसलिए मैंने सोचा कि एग्जांपल बहुत ही बचकाना लगता है, लेकिन क्लैरिटी के लिए एक रख लेते हैं एग्जांपल। तो double counting should not be done. If you do not do double counting, then if you just calculate and add all the value additions at different stages in the chain of a production command, पूरे प्रोडक्शन का जो चेन है, कमांड ऑफ चेन है, चेन ऑफ कमांड है सॉरी, उसमें अगर हर एक स्टेप का वैल्यू एडिशन खाली जोड़ते जाइए तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो वैल्यू एडिशन भी जोड़ सकते हैं, फ्लो ऑफ मनी भी जोड़ सकते हैं और एक्सपेंडिचर भी जोड़ सकते हैं। देखिए, पहला हो गया प्रोडक्ट मेथड, आपने देख लिया। दूसरा ये प्रोडक्ट मेथड ही है जो हम अभी बात कर रहे थे कि वैल्यू एडिशन जोड़ दिया जाए। दूसरा इनकम मेथड है। बोला ये क्या हुआ? बोला वही सर्कुलर फ्लो। अभी देखना, वही सर्कुलर फ्लो की बात हो रही है कि ये फर्म का रेवेन्यू, यानी इसका रेवेन्यू, आखिर ये जो कमाया है, ये भाई ने जो कमाया है, ये कैसे कैसे बचेगा, फाइनली इसका डेस्टिनेशन क्या होगा? 200 रुपया जो पाया है, सैलरी पे करेगा, इंटरेस्ट या रेंट पे करेगा, और जो बचेगा वो उसका प्रॉफिट हो गया। तो है कि नहीं है? तो इसमें से जो कुछ भी यहाँ पर जो नेट जो इसका जो कुछ भी रुपया आता है, 200 रुपया इसको रेवेन्यू रिसीव हुआ है, उसमें से 50 रुपया चला गया ना, 150 रुपया बचा, फिर उसमें और खर्चा करेगा। तो कुल मिलाकर इसके हाथों में होने वाला जो इनकम है वही डाउनवर्ड लिंक में पास होगा ना। तो इस वाले इसको अगर डिवाइडर एक मान लीजिए, तो इसके इधर जो है वही इसके इधर भी है, सिंपल सी बात है। और वो आदमी जो व्यक्ति है, ध्यान से सुनो, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि 200 रुपया तो वो तो समझ गए सर कि 200 रुपए में 50 रुपया गेहूं वाले को दे दिया सर, और जो है बचा 150 में कुछ सैलरी पे किया होगा अपने स्टाफ वगैरह को, रेंट पे किया होगा, और जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट पे किया होगा। और लेकिन सर जो 20 माना कि 20 रुपया इसमें उसका प्रॉफिट, तो जो 20 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ वो, तो ध्यान से समझिए
कि जो प्रॉफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे फाइनली वो हाउस होल्ड सेक्टर को ही तो जा रहा है। वो आदमी जो काम कर रहा है वो हाउस होल्ड सेक्टर ही तो है, समझे बात? सैलरी जा रही है हाउस होल्ड सेक्टर को कि नहीं? वेजेस जा रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर को कि नहीं? रेंट जा रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को कि नहीं? इसी तरह प्रॉफिट भी अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फर्म कोई आदमी थोड़ा है जिंदा, अल्टीमेटली उसके जो लोग हैं वो ही प्रॉफिट बांट रहे हैं ना। तो वो फाइनली फिर पूरा का पूरा फ्लो हो गया कि नहीं हो गया? जितना दाहिने हाथ से उतना बाएं से निकल गया कि नहीं निकल गया? पास थ्रू एंटिटी जैसा है ये। इसलिए इनकम मेथड भी वही रिजल्ट देगा आपको। अब एक्सपेंडिचर मेथड देख लीजिए। किसी भी इकोनॉमी का जितना लोग कंज्यूम किए हैं वो जोड़ लीजिए। कंज्यूम के अलावा और क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट। या तो कंजम्पशन कर डालोगे, पैसा तुम्हारे हाथ में है तो या तो कंज्यूम कर लोगे, खा पी के खत्म, या फिर कहीं इन्वेस्ट करोगे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ लीजिए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जोड़ लीजिए हाउस होल्ड सेक्टर का। ठीक, हाउस होल्ड वाले जो है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया हाउस होल्ड का, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया फर्म का। गवर्नमेंट अगर कोई चीज परचेज करती है तो गवर्नमेंट अपने आप में एक अलग अलग हिस्सा हो जाती है ना मार्केट का, अगर आप देखिए तो सरकारी खर्चा, इंडस्ट्री के द्वारा, हमारे इंडस्ट्रीज के द्वारा क्या खर्चा, हमारे द्वारा क्या खर्चा, 3 खर्चा हो गए। चौथा खर्चा और कौन बचा? और कौन चीज इसमें डालनी रह गई? अरे देश भी तो एक तरह का एक एंटिटी है और दूसरों से ट्रेडिंग करता है ना देश भी। बाहर का एक आउटसाइड मार्केट भी तो है। तो उस आउटसाइड मार्केट का भी इफेक्ट अगर दे दिया जाए तो कितनी चीजें जोड़ दी जाएगा? हाउस होल्ड सेक्टर का एक्सपेंडिचर जोड़ दीजिए, फर्म का एक्सपेंडिचर जोड़ दीजिए, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जोड़ दीजिए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो नेट इफेक्ट है वो दे दीजिए, तो भी वही उसी वैल्यू पे पहुंचोगे घूम के, फिर वहीं पहुंच जाओगे। तो या तो इनमें से कोई भी मेथड से आप जो जिसे कहते हैं नेशनल इनकम या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह लीजिए, वो डिराइव हो सकती है। कितने मेथड होते हैं भाई? वैल्यू एडेड मेथड जिसे प्रोडक्ट मेथड कहा जाता है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, 3 मेथड हो सकते हैं। समझ गए बात? क्लियर? आगे बढ़िए। तो जीडीपी का डेफिनेशन यही है क्या? कभी पढ़े हो डेफिनेशन? डेफिनेशन रटाना नहीं पर्पस है, लेकिन पता होना चाहिए ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीडीपी। ऐसा करके आ जाए हमारे जैसे आदमी दे दे तो क्या करोगे? सिंपल है, बेसिक है, लेकिन वाट लगा देगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वैल्यू, ठीक है, कैसी वैल्यू? मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट? किसकी मार्केट वैल्यू? ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे गुड्स एंड सर्विसेज? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट वाला ना जोड़ लेना, समझ गए बात? इंटरमीडिएट मतलब वो गेहूं जो किसान ने बेकरी को बेचा था, हाँ, वो इंटरमीडिएट नहीं जोड़ लेना। ओके। फिर प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। विद इन अ कंट्री, अच्छा, इसका मतलब विद इन अ कंट्री का मतलब जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री में प्रोडक्शन हो रहा है बस उसी से मतलब है। प्रोडक्शन कौन कर रहा है इससे मतलब नहीं है। प्रोडक्शन कहां हो रहा है इससे मतलब है सिर्फ जीडीपी को, बस ध्यान रखना इस चीज का। इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अच्छा, प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी इस साल के पहले का जो कुछ बना के रखे और पड़ा है तुम्हारे पास वो नहीं काउंट होगा, वो उसी साल काउंट हो गया होगा। उसको दोबारा ना काउंट कर लेना कि ये तो हमारा इन्वेंट्री है, ये तो हमारा हुआ है। पुरानी चीजें नहीं काउंट होगी। प्रोड्यूस इसी साल होनी चाहिए, भले ही वो सेल ना हो पाए, कंज्यूम ना हो पाए, उसका रास्ता है, लेकिन प्रोडक्शन इसी साल होना चाहिए। ओल्ड प्रोडक्शन इसमें अकाउंट फॉर नहीं होता है। समझ गए बात? तो एक एक को तोड़ देते हैं, चलो इस डेफिनेशन को। मार्केट वैल्यू क्या क्या अर्थ है भाई? मार्केट वैल्यू सर्व्स एज अ कॉमन मेजरिंग रॉड। बोला ये क्या मतलब? नहीं समझे सर? बोला हाँ, तुमसे बोला कि अपने घर में जितनी भी चीजें हैं उनका टोटल वैल्यू बताओ। यही तो मनी, जो मनी है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि कोई चीज किलो में है, कोई मीटर में है, कोई लीटर में है, लेकिन मनी एक ऐसा टर्म है, मॉनिटरी वैल्यू एक ऐसी चीज है जो सबको एक कॉमन फॉर्मेट में ला देती है। आप चाहिए कहिए कि इतने किलो दो, चाहे आप बोलो कि 100 रुपए का दूध दे दो, 100 रुपए का केला दे दो, बात वही रहेगी। आप समझे मेरी बात? तो मनी जो है न्यूट्रलाइज कर देता है इंडिविजुअल मेजरमेंट्स को। नाना जी मेरे विजनरी थे, स्वतंत्रता सेनानी, वो कहा करते थे कि रोटी कपड़ा और मकान नहीं, रोटी कपड़ा मकान और काम फॉर द पर्पसेस ऑफ डिग्निटी ऑफ लाइफ। वो हमेशा ये चीज बोला करते थे। तो अब बताओ, रोटी, यही आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं यही है, देश में यही सब पैदा होता है ना।
ये हो गए गुड्स, ये हो गए सर्विसेज। नहीं, रोटी कपड़ा मकान गुड्स हो गए ना, और काम सर्विस हो गया। तो सबका मेजरमेंट यूनिट क्या है? रोटी का मतलब फूड का किलो है? कुछ कुछ केसेस में नंबर भी हो सकता है, जैसे केला दर्जन में भी तो बिकता है? केला जो है दर्जन में भी तो बिकता है भाई, वॉट एवर। तो नंबर या वेट रोटी का हो गया, कपड़ा मीटर में हो गया, ठीक है, मकान स्क्वायर फीट में बिकता है कि नहीं? स्क्वायर फीट में बेचोगे। You understand what I want to convey? That different productions in the country, in an economy, all the different things which are being produced, they have different measurement units. तो अब ये कहते घूमोगे, अगर कहीं किसी विदेशी पटल पर इनवाइट हुए प्रधानमंत्री जी और वहां पूछा गया कि आपका जीडीपी कितना है, तो वो ये बताएंगे कि इतना किलो दूध, इतने लीटर दूध, इतना किलो केला, ये बताने थोड़ा बैठेंगे। He will tell one monetary figure. तो वो कैसे होता है, वो कैसे संभव हो पाता है? Because you have the common measurement rod, and that is money, value. तो मार्केट वैल्यू यही काम करती है, ठीक है? सबको एक सबकी वैल्यू निकाल के जोड़ दीजिए, हो गया काम। दूसरी चीज है ऑल गुड्स का क्या मतलब हुआ? कि गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी एंड आर सोल्ड इन द मार्केट। यहाँ ऑल का मतलब है जो मार्केट में बेची जाए, उनका सेल होना जरूरी है। लेकिन कैसे सेल, मतलब क्या? जो इलीगल ड्रग बिक रहा है वो भी जुड़ेगा क्या जीडीपी में? वो नहीं जुड़ेगा, इलिसिट सेल्स नहीं आएंगे इसमें। और जो मार्केट में आया ही नहीं, कंज्यूम ही नहीं हुआ, मार्केट के बाहर ही रह गया, वो ऑब्वियसली जब मार्केट में ही नहीं आया तो वो काउंट कहां से होगा? खुद पैदा वो किसनवा अपना आधा कुंटल खुद ही खा लिया था ना इस एग्जाम्पल में। ये जो किसान था, इसने 50 रुपए का माल तो खुद खा लिया था। तो अगर कोई नहीं बताए इसको, अगर नहीं आए, मान लो मार्केट में आए, बात ही ना होती, इसको आप कैप्चर ही नहीं कर सकते, तो पता लगता कभी कि 50 रुपया कहाँ गया? हम तो सिर्फ 50 रुपया ही जान पाते, ठीक, क्योंकि वो मार्केट का हिस्सा बना। तो अगर सेल्फ कंजम्पशन हो जाए तो, या डोमेस्टिक कंजम्पशन हो जाए तो नहीं पता चलेगा। अपने किचन में उगाइए और खुद ही खा डालिए तो नहीं पता चलेगा, यस, जीडीपी का हिस्सा नहीं बनेगा। फिर फाइनल का मतलब क्या हुआ? फाइनल का मतलब आप जान गए हैं कि भाई फाइनल मतलब वो जो ब्रेड बना था, बिच्चे में जो इंटरमीडिएट गुड्स की तरह यूज हुआ है वो नहीं जुड़ेगा, नहीं, डबल काउंटिंग हो जाएगी। ये भी आप समझ गए। सिर्फ इन्वेंटरीज, करंट प्रोडक्शन की इन्वेंटरीज जब साल के अंत तक भी नहीं बिक पाती है तब उन्हें जोड़ लिया जाता है। लेकिन इन्वेंटरी वो है जो सेल का इंतजार कर रही है। ध्यान से सुनना, गड़बड़ाना मत। इन्वेंटरी वो प्रोडक्ट्स हैं जो बिकने का इंतजार कर रहे हैं, किसी दूसरे में समा जाने का इंतजार कर रहे हैं, वो नहीं, वो फाइनली रेडी है, उनकी बात हो रही है। इंटरमीडिएट गुड्स का नहीं बात हो रहा है यहाँ पे। इंटरमीडिएट गुड्स आज नहीं तो कल किसी दूसरे में समा जाएंगे, तो दूसरे में जो समा जाए उसकी बात नहीं हो रही है। जो बन चुका है, फाइनल शेप ले चुका है और फिर भी नहीं बिक पा रहा है, वो तो जुड़ेगा ही, क्योंकि वो प्रोडक्शन का हिस्सा है, वो इंटरमीडिएट गुड थोड़ा है। प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या हुआ भाई? सर्विसेज, हाँ ये तो जान गए, खैर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं। प्रोड्यूस्ड का क्या अर्थ हुआ? कि प्रोड्यूस्ड इन दैट टाइम फ्रेम। अभी बताया आपको, पास्ट में प्रोडक्शन जो हुआ है वो नहीं जुड़ते हैं, उसी टाइम फ्रेम में, जो भी टाइम फ्रेम आप तय कर दीजिए कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच, ठीक। कंट्री, ये जियो टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्शंस का इसमें गिनती होता है जो कि हमारी बाउंड्रीज में हुआ है। इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि जो पैदा कर रहा है वो भारतीय है कि नहीं है, इससे नहीं फर्क पड़ता। जमीन जहां पैदा हो रहा है, ये जमीन जिसमें पैदाइश हो रही है उस चीज की, वो भारतीय है कि नहीं, दैट इज व्हाट मैटर्स। यूजुअली डेटा आर कंपाइल्ड फॉर गिवन टाइम का मतलब है जनरली एक ईयर का कंपाइलेशन होता है। जो क्वार्टरली कंपाइलेशन जो बोलते हैं वो ईयर के ही प्रोजेक्शन से उसको डिराइव किया जाता है। तो ईयरली जो है वो फिक्स होता है ये पीरियड, इस बात को जाने रहिए। अब अगर जीडीपी की चीज को समझते हो और जो ये किसान वाला जो फ्लो है, पहले बता दो, पहले इससे पहले कि हम सवाल पूछें तुम बता दो भाई कि तुम्हें लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है, तो पूछ लो दोबारा से। इस पॉइंट को बताने को हम तैयार हैं, पूरा पॉइंट दोबारा बता देंगे। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। हाँ यदि बता सर
गवर्नमेंट एक्चुअली काउंट कैसे करता है सर जीडीपी को, क्योंकि इतनी वास्ट इकोनॉमी है, इतना बड़ा देश है, तो कहाँ से कौन से इनपुट फिगर्स वो लेता है सर गवर्नमेंट? बता दूंगा, वो बहुत बहुत इजी है, लेकिन उसका एक, जब कभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको उसका बताऊंगा आगे आने वाला है, ठीक है। पूरा सेट है जो सर्वे एनएसओ जो काम करता है, वो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टैटिस्टिक्स वालों की और कॉमर्स की, उनकी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को करना और प्रोडक्शन जैसे रिपोर्ट होता है। ये हर ईयर इवॉल्व हो जाता है सिस्टम। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पूछ लिया तो थोड़ा सा बता देता हूँ। हर ईयर ये सिस्टम इवॉल्व होता है। कैसे इवॉल्व होता है कि कितने अधिक से अधिक प्रोडक्शंस और सर्विसेज को अपने दायरे में लिया जा सके। अगर आपका प्रिमिटिव है सिस्टम तो आप कभी भी रियल जीडीपी आपका पता नहीं चलेगा। जो तुम बोल रहे हो वो उसी तरफ इशारा मैं भी कर रहा हूँ कि कभी रियल जीडीपी नहीं। इतना कॉम्प्रिहेंसिव टास्क है, आप कैसे पता लगा सकते हैं इतने मार्केट्स, इतने गांव, इतने छोटे मार्केट्स, वहां तक पहुंच कैसे है? एक्चुअली है, दैट्स द ब्यूटी कि एक्चुअली है, सब जगह तक पहुंच है। और 1181 या कुछ, अभी देखेंगे आगे नंबर पे मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा, इतने जगह पर सबकी पहुंच है। मेन चीज वो नहीं है, मेन चीज ये है कि साल दर साल ये जो प्रोसेस है, जो कवरेज और स्कोप है, वो रिफाइन होता रहता है। जैसे जो है कंपनीज, मान लो कंपनीज का डेटा में ऑब्सक्योरिटी है, तो जो MCA 21 है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है, मान लो वहां से सबका जो कॉर्पोरेट का अकाउंट्स ले लिया, किसी और जो है प्लेटफॉर्म से ले लिया, ऐसे कंपाइल करते हैं लोग। जितने प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जितने भी डेटा के सोर्सेज अवेलेबल हैं, सबको टैप करता है गवर्नमेंट। ये लेटेस्ट जो 2015 के बाद से जो चेंज हुआ है, मेजर चेंज हुआ है, वो इसी रिस्पेक्ट में हुआ है कि डेटा रिट्राइवल का जो स्कोप है वो कितना कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाए। अभी उस पर आते हैं सर। बट जैसे आपने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से जो कंपनीज के रेवेन्यू है वो आप ले लेते हैं, बट सर जैसे मैंने देखा है सर, कंपनीज एक्चुअल रेवेन्यू पोस्ट करती नहीं है सर, वो काफी रिड्यूस्ड करती हैं फॉर इवेजन ऑफ टैक्सेशन। सर वो हमने पहले ही पढ़ लिया ना, वो हमने पहले ही पढ़ लिया कि वो इलीगल वाले, इलिसिट वाला प्रोडक्शन नहीं काउंट कर पाता है जीडीपी। जो बुक्स के बाहर रह गया वो गया, वही सबसे बड़ी तो समझ। इसीलिए तो उसे पैरेलल इकोनॉमी बोलते हैं। पैरेलल इकोनॉमी प्रिसाइसली इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपना जीडीपी उसका अलग है और वो कभी काउंट नहीं होता है। उसीलिए हम और आप देश की सेवा करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, यही अपना काम है कि जीडीपी सही से काउंट हो सके। वो आईटी कर देता है सर। सर एक क्वेश्चन होगा कि मान लीजिए जैसे मारुति कंपनी का कोई डीलर है, तो उसके पास 20 मारुति गाड़ी आई इस बार, बट वो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में ओनली 10 ही सेल कर पाया, तो वो काउंट में टोटल 20 लेंगे या 10 लेंगे सर? यस बिल्कुल। फिनिश्ड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट्स भले ही ना बिक पाए, इन्वेंटरी ही क्यों ना रह जाए, अभी कहीं यहीं पर था, ये देखो सामने तुम्हारे। फाइनल प्रोडक्ट्स का मतलब ये नहीं कि फाइनली सोल्ड हो जाए, प्रोड्यूस्ड हो और फाइनल शेप में हो, भले ही सेल का वेट कर रहे हो तो भी वो काउंट होते हैं। इन्वेंटरीज, ध्यान रखना, इन्वेंटरीज आर द ओनली एक्सेप्शन जो कि जीडीपी में जोड़ते हैं बिना सेल के भी। सेल ना हुआ हो तभी उन्हें जोड़ते हैं क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट्स तो है ही, बिके नहीं है ये अलग बात है, लेकिन उनकी वैल्यू तो प्रोड्यूस हुई है ना कंट्री में, इसलिए। और अगर उन्हें छोड़ दिया तो उनके सारे इंटरमीडिएट हम पहले ही छोड़ दिए थे। ध्यान से सोच के जरा सोचो जरा, इंटरमीडिएट तो पहले ही छोड़ दिए थे हम, जो उसमें कंज्यूम होते, पहिया, टायर, स्टीयरिंग, ग्लास, शीशा, ये सब तो पहले ही छोड़ दिए थे कि इसको नहीं काउंट करना है क्योंकि अल्टीमेटली कार तो काउंट हो ही जाएगी। और अब अगर कार छोड़ दिए तो पूरा प्रोडक्शन बाहर चला जाएगा। इसलिए इन्वेंटरी ही हो क्यों ना, अगर वो फाइनली प्रोड्यूस्ड गुड है तो उसे काउंट करें। सर एक सवाल और है, अगर समझते हो जीडीपी। हाँ अमन पूछो। सर सर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट होती है। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर कहीं पे 500 रुपए लेते हैं, बट कहीं जगहों पे सर 2000 रुपए भी लिए जाते हैं देश के अंदर ही। और सर जैसे मिल्क होता है, मिल्क हमारे देश में 50 रुपए का है, बट अमेरिका में जाएंगे तो 250 रुपए का मिलता है लीटर। बिल्कुल सही बात। सर मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा ये वाली चीज कि जब कैलकुलेशन होती है तो ये जो प्राइस वेरिएशन होती है ये कैसे फिट होती है बीच में, मुझे नहीं समझ आया। Point number one अमन, here we are talking about deriving the output of one country. We should not even be bothered about what is happening in another country. That comparison will take place GDP to GDP. Right now we are in the process of deriving the very value of GDP, isn't it?
तो अब हम तुम्हारे पहले सवाल के पहले हिस्से पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि वही उसी चीज का जो वैल्यू है वो उत्तर प्रदेश में हो सकता हो अलग है, हरियाणा में अलग हो, उत्तर प्रदेश के ही एक सिटी में ही अलग अलग तरह से बेच रहा है लोग, है कि नहीं? अल्टीमेटली ध्यान से सुनना मेरी बात को कि प्राइसेस वेरी भी करें, प्राइसेस अगर वेरी भी करें, कितना भी वेरी करें, ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट इसीलिए आगे आते हैं, आप देखेंगे कि दो कॉन्सेप्ट जो है वो, खैर उसको बाद में देखेंगे, अभी मैं इसका एड्रेस कर देता हूँ। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट अभी आगे आएगा, लेकिन इस वाले एस्पेक्ट को पहले डील कर लो। प्राइस वेरिएशन, अगर कोई 100 रुपए में बेच रहा है, उसी माल को 150 रुपए में बेच रहा है, लेकिन ध्यान सुनना मेरी बात, लेकिन 150 वाला भी अपने प्रॉफिट को, एक्स्ट्रा प्रॉफिट को दिखा दे रहा है अपने बुक्स में। ध्यान से हमारी बात को समझ, माना कि असली कॉस्ट तो 80 रुपया ही है 1 लीटर की, ठीक, एक आदमी है उस 80 रुपए के दूध को 100 में बेच रहा है, और दूसरा 120 में, और तीसरा 150 में। 3 कंट्री में अलग अलग जगह पे इस तरह से दूध बिक रहा है। लेकिन हम पहले से मान के चल रहे हैं कि ये तीनों लोग भले ही अलग अलग प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक को 20 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है, एक 40 रुपया प्रॉफिट कमा ले रहा है, और एक 70 रुपया प्रॉफिट कमा ले रहा है। लेकिन अगर वो ये 20, 40 और 70 तीनों प्रॉफिट दिखा दे रहा है कंट्री को, बुक्स में अपने ले रहा है, तो काउंट तो हो ही जाएंगे ना। दिक्कत तब है जब जो 150 में बेच रहा है वो भी दिखाए कि हम 100 में ही बेचे हैं, then that extra 50 rupees completely goes out of our accounts. Is that understood now? है ना? चाहे कॉस्ट के रूप में, चाहे प्रॉफिट के रूप में कंट्री को दिखा दीजिए कि हाँ हमने महंगा बेचा, हमारी मर्जी, मार्केट मैकेनिज्म हमारी मर्जी, हम 150 में बेच रहे हैं। आपको इससे अकाउंटिंग से मतलब है ना, हम एक्स्ट्रा जो 50 रुपीज है ये भी दिखाए तो रहा हूं बुक में। प्रॉब्लम तब आती है कि जब जो महंगा बेच रहा है, ब्लैक मार्केटिंग जो कर रहा है, वो कभी बुक्स में ही नहीं आया, तो वो एक्चुअली प्रोडक्शन था। अब 80 और 150 का अगर तुम कंपैरिजन को, तो लगभग 2 गुना हो गया, 160 के पास, तो आधा प्रोडक्शन बाहर चला गया। लेकिन यही चीज अगर वो बुक्स में दिखा दे, फाइन है। आप वो जो एक का खर्चा दूसरे की आमदनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सोच के देखो। इसको शौर्य हम लोग इससे भी जोड़ सकते हैं, आवाज आ रही मेरी? यस सर। इसको हम इससे भी जोड़ सकते हैं कि जो सारे देश हैं, पूरा वर्ल्ड है, वो ब्लैक मनी के अगेंस्ट काम क्यों करता है सर? पूरा वर्ल्ड जो है ब्लैक मनी के अगेंस्ट काम क्यों करता है? अगर आप ये भी देखें, देखिए अब इसको जरा हम एक्सपेंड करते हैं इकोनॉमिक्स और सोशल एस्पेक्ट से, कि ब्लैक मनी के अगेंस्ट पूरा विश्व एकजुट क्यों है, क्या रीजन है? दूसरा, इसको आप और एक्सपेंड कर सकते हो कि जो टेररिज्म है वो ब्लैक मनी से कैसे अटैच हो रहा है। जो एक पूरा विश्व एकमत हुआ है कि हम एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ले आवे, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो हर कंट्री में आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? तो जब आप ब्लैक मनी को कंट्रोल करोगे, ब्लैक मनी कंट्रोल करने से एक एस्पेक्ट आ रहा है जो आप इकोनॉमिक्स से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंसी आती है वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स को समझने में। दूसरा एक पार्ट आप और ऐड करिए कि उसके साथ साथ जो विश्व में शांति व्यवस्था की स्थापना होती है, उसमें भी काम करता है। सपोज ए हाइपोथेटिकल यूटोपियन सिचुएशन, वर्ल्ड से ब्लैक मनी हट गई, तो आपकी जो टेरर फंडिंग है, जो आपका जो विश्व में अव्यवस्था उत्पन्न करने का रास्ता है, वो कंट्रोल हो जाएगा। कैसे कंट्रोल होगा? कि सारा एक चैनल आएगा, आपको पकड़ना आसान हो जाएगा। मान लीजिए कश्मीर में जो एक टेररिस्ट एक्टिविटी है, अगर मान लो कि पाकिस्तान से आप ब्लैक मनी खत्म कर दिए, तो जो भी टेरर फंडिंग आई वो कैच कर लोगे, और यहीं से वह कॉन्सेप्ट उभरता है जहां पर लोग कहते हैं कि टेरर फंडिंग को कंट्रोल किया जाए। अमेरिका काम करता है। अब यही जो शीत युद्ध के समय क्या होता था, राष्ट्र अपने खर्चे से टेरर को इनकरेज करते थे। तो आप इस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को अगर सोशियो जियोपॉलिटिकल से देखें, आप इंटरनेशनल रिलेशन में और टेररिज्म को भी समझ सकते हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल, जीडीपी का करेक्ट जो मेजर है वो बहुत सारी चीजों के लिए जरूरी है ना। आप कंट्री के प्लानिंग है, आप प्लानिंग की हम बात कर रहे थे, प्लानिंग तभी करोगे ना जब सही से आपको इकोनॉमी का साइज मालूम, आपको अपनी इकोनॉमी का, अपने मार्केट का साइज पता होना चाहिए। और अगर इफ उसमें पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, तो यू डू नॉट नो द एक्चुअल साइज ऑफ योर इकोनॉमी, देन द प्लानिंग मेजर्स आर बाउंड टू फेल और दे विल बी ग्रॉसली इनसफिशिएंट। ऐसी तमाम चैलेंजेस जो है वो आते हैं, ठीक है। तो और फिर इस बहस पर भी जाएंगे, जब ब्लैक मनी पर भी अलग से चैप्टर में बना ही रहा हूँ, उसको भी पढ़ेंगे कि कैसे जो है कि वो इनकम में तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है,
जो भी ब्लैक मनी वाला पोर्शन है वो इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेज को तो वो इस्तेमाल कर ही रहे हैं ना गवर्नमेंट के, बीइंग द मेंबर ऑफ दिस द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। तो वो उस पर भी हम जाएंगे, उस पर हम आराम से जाएंगे, बहुत डिटेल में उसको। तो अगर समझते हो तो ये बताओ कि इस पर्टिकुलर शेयर से हम इकोनॉमी के स्टूडेंट्स क्या सीख सकते हैं जीडीपी के बारे में। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। इससे जीडीपी से कोई कनेक्शन है क्या? निकाल सकते हैं क्या हम चाहें तो? ऐसा दूसरे शब्दों में कह देता हूं, लव अफेयर का जीडीपी पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, यह सवाल है। थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चीज होनी चाहिए, जवान जान लोग सब थोड़ा बहुत बताओ सर। हाँ, बंदा प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगा नहीं, टाइम हो क्या गया बात waste। कर रहे हो? मतलब ये कोई कम प्रोडक्टिव नहीं जनरेशन आगे बढ़ाने की बात हो रही है, तुम बोल रहे हो सर अगर ब्रेकअप हो गया बाद में तो उसके बाद तो सब खत्म हो गया ना, पूरी मेहनत बर्बाद हो गई उसकी। ब्रेकअप का इम्पैक्ट पूछा ही नहीं गया, जीडीपी पर लव अफेयर का इम्पैक्ट पूछ रहा हूँ। सर लव अफेयर के दौरान ही बता रहा हूँ कि पूरी मेहनत करी उसने, सब कुछ हुआ, बट आउटपुट कुछ निकला नहीं, और जो कुछ और जगह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चली गई, कुछ और कर सकता था वो नहीं कर पाया, और इस तरीके से शायद कनेक्शन बने कुछ। That's a very good effort, very good effort. और I'm afraid that it is not an experienced man who is speaking. Only you are surmising and you are making a connection. Okay, fine. Good effort, good effort. बहुत बढ़िया से समझाता हूँ मैं। और कोई जवाब देना चाहता है तो ट्राई कीजिए। अभी लॉजिक जब निकलेगा तब आपको पता चलेगा कि ये इतना आसान नहीं था और बहुत ही लॉजिकल। मैं बताता हूँ, चलिए जल्दी से, क्योंकि समय की कमी रहती है तो बता देता हूँ। अच्छा चलो वही एग्जाम्पल से बता देता हूँ, आप समझ में आ जाएगा। मैं मान लीजिए बाय एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट दिस लेडी इज एक्चुअली a divorcee सपोज, और इसके यहाँ से ब्रेड लेते 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 जो है वो रिलेशनशिप जो है स्थापित हो गया इमोशनल, और फिर धीरे धीरे जो है इन्होंने फैसला किया कि हम शादी कर लेते हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जीडीपी में, आप समझ जाओगे। सर अगर ऐसा हुआ कि ये दोनों शादी कर लेते हैं, जो बेकर है और जो कस्टमर है, फिर तो उसके बाद क्या होगा कि कस्टमर मतलब वो लेडी कंज्यूम तो प्रोडक्ट करेगी, बट अब उसको पे नहीं करेगी। अब वो गिनती में नहीं आएगा, जीडीपी से बाहर हो गया भाई। यस, तो उधर तो खपत तो हो रही है लेकिन जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा है। एब्सोल्युटली इट नेवर केम टू द मार्केट। यस ठीक, नंबर 2, इसको उल्टा करो, ऐसा थोड़ा जेंडर बायस कहीं के, उल्टा करो इसको। मान लो ये लेडी एक्सपर्ट है जो है वो हेयर कट में जी, ठीक है, ये यस सर, और हेयर कट में एक्सपर्ट है। अगर लेडी हेयर कट में एक्सपर्ट है, और पहले क्या होता था कि शेफ उनके यहाँ जाते थे, बाल कटाते थे, पे करते थे। अब क्या है कि अब सर्विसेज घर में रह गई और जीडीपी में किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। बिल्कुल, जबकि प्रोडक्शन हुआ है लेकिन वो जीडीपी प्रोडक्शन हो रहा है नहीं होगा। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो जीडीपी में काउंट नहीं होते हैं। तो अमन आई होप कि समझ में आया होगा तुमको। जी सर। तो इट इज अ मिसलीडिंग शेयर एक्चुअली फॉर एन इकोनॉमिस्ट, इट इज अ मिसलीडिंग शेयर। वो उस निकम्मेपन की बात नहीं हो रही है, काम तो हो रहा है लेकिन वो काउंट नहीं हो रहा है। दैट्स द पर्पस ऑफ कन्वेंस। अब एक ऐसा एस्पेक्ट देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये समझ में नहीं आता है, ये याद करना पड़ता है, जीडीपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये वो फलाना, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, इस तरह की चीजें जो है वो थोड़ा परेशान करती है। ये टॉपिक का मैं समय लेते हुए आपको आराम से बताऊंगा और आप ध्यान से मेरे साथ समझते चलिएगा ताकि कभी इसे याद ना करना पड़े। किसी को कुछ अभी बोलना है तो बोल लीजिए। कुछ हल्ला गुल्ला सुनाई पड़ा था। ओके, हाँ, आस्तिक कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं ना? ओके फाइन, देन आई कैरी ऑन। ध्यान से सुनिए बात को। अभी तक जो भी पढ़ाई लिखाई हमने की उससे हम ये समझ गए
कि जीडीपी को कंप्यूट किया जा सकता है अलग अलग तरीकों से। जीडीपी में ये चीजें शामिल होती हैं, ये चीजें शामिल नहीं होती हैं, बाहर रह जाती हैं। अब मान लीजिए किसी भी मेथड से हम जीडीपी कंप्यूट कर चुके हैं, तो सबकी प्राइसेस जोड़ डाला, जितना भी चीज इधर से उधर से जो भी पैदा हुआ, जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ, चाहे वैल्यू एडिशन जोड़ डालिए, चाहे प्रोडक्ट का प्राइस जोड़ डालिए, जो भी जोड़ना है जोड़ डालिए, दोनों में से लेकिन एक ही, डबल काउंटिंग नहीं। तो जीडीपी आ गया भाई, हमारे पास जीडीपी का फिगर आ गया। ठीक, तो इस जीडीपी के फिगर का क्या इस्तेमाल करेंगे हम? क्यों पढ़ रहे हैं इसको? सवाल ये है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको भाई? इसका हम क्या कर सकते हैं? कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जीडीपी का अगर फिगर हमें आपके जीडीपी का मालूम है, आपके नेबर का मालूम है, इंडिया का मालूम है, पाकिस्तान का मालूम है, यूएस का मालूम है, तो हम कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देशों के जो ग्रोथ है, देशों का जो जीडीपी लेवल है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ उसकी निकाली जा सकती है। फिर और इसका और हम क्या करेंगे? एक दिक्कत इसमें और भी है कि हम सिर्फ क्वांटिटी के बारे में जान पा रहे हैं, बस सिर्फ ये पता लग रहा है कि इतनी चीजें पैदा हो रही हैं। इस कंट्री का जो है वो पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कैसे प्रोडक्टिविटी कितनी है, ठीक है, इसमें जो है ये इसकी डिपेंडेंस फॉरेन सेक्टर पे कितना है, इसके मैन पावर का स्किल लेवल क्या है, ये सब हमको नहीं मालूम। सिर्फ ये पता चलता है कि इतनी चीजें पैदा होती है। तो जीडीपी का यही एक लिमिटेशन है, याद रखिएगा कि ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वालिटी के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। फिर अब ये बताइए, यदि आप रोज ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं, मान लीजिए एक उदाहरण लीजिए कि आप सब तो पढ़े हुए हैं, सब इंटेंजिबल सब दिमाग में है आपके पूरा, आप रोज ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं और महीने का 100 रुपए आपको फीस मिलता है। ट्यूशन पढ़ाने जाने के लिए साइकिल इस्तेमाल करते हैं आप, खर्चा करने को बिल्कुल तैयार नहीं। पढ़ाई लिखाई तो वैसे बिना खर्चे के है, मान लीजिए दिमाग में ही है, चलो कोई बात नहीं, पुरानी किताब में कहीं से पढ़ी है, पढ़ लिया, कुछ खर्चा नहीं करेंगे। आपने सोच के रखा है कि खर्चा करेंगे ही नहीं, जो भी होगा टोटल आउटपुट होगा, खर्च नहीं करूंगा मैं एक भी पैसा। तो महीने के आखिर में 100 रुपया मिला, 200, 300, 400, 500 करते करते साल का 1200 रुपया कमाया, आपका आउटपुट हो गया, जीडीपी हो गया मार्केट प्राइस पे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपका जो है वो आ गया। सिंपल सी बात है। अभी बताओ, साल के खत्म होने से एक हफ्ता पहले साइकिल टूट गई, जो बॉल बियरिंग था घिस गया, उसका खराब हो गया। इसमें पैसा डालोगे कि नहीं डालोगे? अगले साल भी ट्यूशन पढ़ाना है तो डालना पड़ेगा नहीं? तो 1200 रुपया मिला था, उसमें से 50 रुपया खर्च भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, 50 रुपया खर्च करना पड़ सकता है। तो नेट कमाई कितनी हुई तुम्हारी? 1150 रुपए। ठीक है, और कोई खर्चा भी ना करते आप तो भी डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जो उन एसेट्स में होती रहती है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन की एक्टिविटी के लिए आप जिस एसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिप्रिशिएट होती है, घिसती है, टूटती है, बिगड़ती है, इसी को डिप्रिसिएशन कहा जाता है। तो ग्रॉस में से कभी भी डिप्रिसिएशन निकाल दो, आगे चाहे डीपी हो, चाहे एनपी हो, चाहे जो हो, ग्रॉस में से कभी भी डिप्रिसिएशन आप निकाल दीजिएगा तो नेट आ जाएगा। बहुत आसान, इसमें कुछ सोचने वाली बातें नहीं लग रही हमको। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अगर डिप्रिसिएशन घटा दिया जाए तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ सकता है। सही बात है, क्लियर है एकदम। और एक चीज लिखी हुई है मार्केट प्राइस की। बोला अभी तक जो कैलकुलेट किया था, जो भी कैलकुलेट किया था तो मार्केट की प्राइस है। तो बोले हाँ, तो बोला मार्केट प्राइस में सब कुछ जो है वो बनाने वाले, पैदा करने वाले को ही थोड़ा मिलता है। बोले क्या बोल रहे हो, सब समझ नहीं आ रहा हमको। बोला पार्ले जी खाए हो? हाँ पार्ले जी तो खाए हैं। पार्ले जी का एक रैपर उठाओ, रैपर में जो दाम जहां देखते हैं या बोतल पानी की उठाते हैं तो दाम देखते हैं तो वहां क्या लिखा रहता है? MRP, MRP, MRP इतने रुपया है। तो ये MRP क्या होता है? ये जो मान लो पार्ले जी 10 रुपए का है तो पूरा 10 रुपया पार्ले के फैक्ट्री को जाएगा, और नहीं तो कहां जाएगा बताओ भाई? टैक्स सर। कौन सा टैक्स सर? उसमें कुछ इनडायरेक्ट टैक्स होंगे। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि सर हम वो डायरेक्ट नहीं पे कर रहे हैं। आए
क्योंकि कंज्यूमर डायरेक्ट नहीं पे कर रहा है सर। हम नहीं पे कर रहे हैं, कंज्यूमर डायरेक्ट नहीं पे कर रहा है। पार्ले जी खाते हैं तो हम नहीं पे करते हैं सर। कंज्यूमर डायरेक्टली नहीं पे कर रहा है, वो किसी दूसरे के माध्यम से गवर्नमेंट वसूल कर रही है। गवर्नमेंट किसी दूसरे से ले रही है। कौन रहा है? कौन बोल रहा है? कंज्यूमर से डायरेक्ट नहीं। आस्तिक सर। आस्तिक, अच्छा तुम्हें बोलो, आगे हाथ लगा हुआ तो देखने। हाँ, सिंपल सी बात है कि जो टैक्स का जो बर्डन है वो स्टेप बाय स्टेप पास ऑन होते जाता है। ठीक है, पहले सरकार ने वसूल लिया है उधर, जब उसका माल बिकेगा तब हमसे कंज्यूमर से वसूलेगा। वहां सरकार जो है वो ले चुकी है, हो सकता है कि नहीं है? तो सरकार जो है वो डायरेक्ट मुझे अप्रोच नहीं कर रही है, जिसने मुझे बेचा उससे उसने बेचा, उससे उसने बेचा, वैसे करके सरकार ने किसी और से लिया। तो सरकार को टैक्स किसी और से जाता है और अल्टीमेटली टैक्स कोई और पे करता है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स। सिंपल। अच्छा ठीक है, उस पर तो आ जाइए। तो इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दिया जाए तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस में एमआरपी हट जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी। सिंपल सी बात है। 10 रुपए के पार्ले जी पे अगर 2 रुपया हटा दिया, टैक्सेस हटा दिए जाए, सारे जितने भी तरह के टैक्स उस पे लगते हैं वो हटा दिए जाए, तो वो प्राइस आ जाएगी जो फैक्ट्री में निकलते समय आई थी। फैक्ट्री से बाहर माल निकला और उस पे जो है टैक्स लगाए गए, वही एमआरपी बना ना। 8 रुपए का पार्ले जी, 2 रुपए का टैक्स, 10 रुपए का एमआरपी। क्लियर? हाँ ठीक है ना अभिनव, कुछ कहना चाह रहे थे या यही बात है? सर सब्सिडी भी होगी कुछ केसेस में। फाइन फाइन फाइन, अगर मिलती है सब्सिडी तो। कुल मिलाकर बात यह है कि फैक्ट्री से निकलने के बाद जो कुछ भी हो रहा है उसका इफेक्ट देना जरूरी है कि नहीं, तभी जान पाएंगे कि फैक्ट्री से निकलते समय इसकी वैल्यू क्या थी। सिंपल सी बात है। तो वही कर दीजिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसीलिए लिखा है कि नेट इफेक्ट दे दीजिए। पैसा सब्सिडी से मिला है उसका इफेक्ट दे दीजिए, और अगर गया है तो उसका इफेक्ट, दोनों चीज हटा दीजिए। दोनों चीज जो है वो उसका इफेक्ट दे दीजिए, इवन आउट कर दीजिए दोनों। अगर वो एडजस्ट कर दें तो जो है वो फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। तो अब याद रखो, कभी किसी तरह से भी कोई कंफ्यूज करने की कोशिश करे, जब कभी मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दिए जाएंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाया करेगी एक। जब कभी ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन हटा दिया जाएगा तो नेट आ जाएगा 2। इसके अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं, फर्जी परेशान होने नहीं। हो गया, अब आगे बढ़ते जाओ। हम आगे बढ़ ही क्यों रहे हैं? मेरा प्रश्न यह है कि हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं? हम आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ये जितनी चीजें लिखी हुई हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, उनकी सबकी अलग अलग उपयोगिता है नेशनल अकाउंटिंग में। समझे हो? अभी बताऊंगा। सबकी जीडीपी जब मिल गया तो सर ये सब क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। जीडीपी मिल गया, जीडीपी से काम चलाते हैं? नहीं, जीडीपी कई चीजों में कमजोर पड़ जाता है तो उसके लिए जीएनपी लाना पड़ता है, वो कमजोर पड़ जाता है तो एनएनपी लाना पड़ता है। अलग अलग तरह की डेटा रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग ये जो वेरिएबल्स हैं, आइडेंटिटीज हैं, इनकी जरूरत पड़ रही है। ऐसे नहीं रटे डाल रहे हैं क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ती है, अभी पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी यही एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आपको यह पता करना है दो देशों का कंपैरिजन करना है। ठीक है, 2 देशों का कंपैरिजन, नेशन की आइडेंटिटी आ गई तो आपको यह पता लगाना है कि इस देश के नागरिकों ने कितना कमाया है। अब यह क्वेश्चन नहीं रह गया कि इस देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है। अब आप पूछ रहे हैं कि इस देश के नागरिक लोग कितना जो है वो कमाए हैं। डोमेस्टिक नहीं, नेशनल आता ही सिटीजन्स की बात आ जाएगी कि यहाँ के लोग, हिंदुस्तान के लोगों ने कितना कमाया है। तब क्या करना पड़ेगा? तब 2 चीज करना पड़ेगा। हमारे घर में जो विदेशी कमा रहा है उसे हटाना पड़ेगा, और हमारा आदमी जो विदेश में कमा रहा है उसे जोड़ना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है। अगर कोई पूछे भारतीयों की इस साल की टोटल इनकम क्या है, टोटल आउटपुट क्या है, तो यही करोगे कि नहीं करोगे? हमारे जीडीपी में से तो हम उसका भी काउंट कर लिए थे जो विदेशी कमा रहा था, यहाँ पर गोवा में आके सुट्टा कर रहा था, उड़ा रहा था। ठीक है, उसका भी कर लिया था, तो उसको हटा देंगे पहले कि नहीं ये हमारे देश का नहीं है। प्लस याद आएगा कि अरे भाई हमारे गल्फ कंट्रीज में तो हमारे लोग हैं, इंग्लैंड में और यूएस में जो पैसा भेजते हैं कमा कमा के, वो लोग भी तो हैं, तो इंडियन है ना, उनका भी तो इसमें काउंट होगा इंडियन के हिसाब से। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सिर्फ ये करता है कि डोमेस्टिक को नेशनल में बदल दे रहा है। भाई इतना ही अंतर है ना, जीडीपी जीएनपी में क्या अंतर आ रहा है? डोमेस्टिक को नेशनल में बदल दे रहा है। वो कैसे होगा? हमारे घर में जो बाहरी है उनको हटाओ और बाहर जो हमारे हैं उनको मिलाओ, उनको जोड़ दो, हो गया काम। इसी को कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड दैट्स ऑल। तो अगर वो एडजस्टमेंट कर दीजिए तो आप जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे आ सकते हैं।
आ जाएंगे। हम आपको बताए थे कि कभी भी किसी भी ग्रॉस में से अगर डिप्रिसिएशन हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट। इसको तो दिमाग में ही बैठा लेना है। तो जीएनपी को एनएनपी में बदलना है तो वही फंडा काम करेगा जो हमेशा से काम करता रहा है। डिप्रिसिएशन हटा दीजिए, हटा दिया। अब क्या पता लग गया कि इस देश के लोगों को, यानी सिटीजन्स, इस देश के नागरिकों का नेट कंट्रीब्यूशन क्या है। टूट फूट मरम्मत हटा देने के बाद असली नेट आउटपुट क्या है इस देश के लोगों का, वो भी पता चल गया। देखिए वो सामने आ गया। ठीक, फिर वही करिए जो हमारी आपकी बात हुई थी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का इफेक्ट दे दीजिए। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स का इफेक्ट दे देंगे तो जो चीज मार्केट प्राइस है वो चीज क्या हो जाएगी, फैक्ट्री प्राइस हो जाएगी। उसी को फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो आपको फैक्टर कॉस्ट निकल आएगी। और टैक्स को हटा दिया, सब्सिडी को हटा दिया, वही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम है। लूज टर्म्स में जीडीपी को भी नेशनल इनकम बोल जाता है लोग, जीएनपी को भी बोल जाता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो एनएनपी ही होता है। ठीक, यही वो फिगर है जिसको नेशनल इनकम कहा जाता है। याद रहेगा, कुछ इसमें दिक्कत ही नहीं है। हमको तो कोई नहीं दिक्कत लगा, आपको लगेगा तो दोबारा करा देंगे। जीडीपी से शुरू हुए थे कि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इन दोनों को अभी भूल जाओ, कोई बात नहीं, इनको भूल जाओ। अभी जीडीपी से शुरुआत की थी हमने कि भाई हमारे साल भर में हमारे यहाँ कितना पैदाइश हुआ। फिर हमने उसमें विदेशियों का हटा दिया और देसी लोगों का जोड़ दिया, तो नेशनल प्रोडक्ट आ गया। नेशनल प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन हटाते ही नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गया। जब नेट आ गया तो वो जो बचा था कि भाई इस पे टैक्स वैक्स भी तो होगा साहब, सब्सिडी और टैक्स, इसको तो हटाइए ना, तब असली सूरत पता चलेगी। टैक्स वैक्स जो है असली प्रोडक्शन को, असली नेशनल इनकम को थोड़ा शो कर रहा है, तो टैक्स है। टैक्स को हटा दिया, सब्सिडी को हटा दिए, मतलब आपस में उनका एडजस्टमेंट करके जो इफेक्ट दे दिए, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री प्राइस आ गया। तो प्रोडक्शन वहीं से गिना जाता है, फैक्ट्री के बाहर जो निकल गया वो वही प्रोडक्शन है। तो यही नेशनल इनकम हो गई आपकी, एंड दैट्स इट। अब इस नेशनल इनकम का क्या होता है भाई, नेशनल इनकम में और किन चीजों का जो है एडजस्टमेंट देना चाहिए आपको प्राइवेट इनकम या पर्सनल इनकम को पता करने के लिए। हाउस होल्ड सेक्टर क्या क्या करेगा भाई, फर्म्स क्या करेंगी, जो भी कमाई धमाई होगी उसमें से प्रॉफिट होंगे। ठीक है, कुछ प्रॉफिट जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाएंगे, उनको जोड़ना जरूरी है कि नहीं। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो हाउस होल्ड सेक्टर को पहुंच गए ना ऑलरेडी। किसी कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसने जो कमाया, प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट अगर पूरा बांट दे तो उसको फिर से काउंट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो सैलरी वेज बन के फिर तो पहुंच गया ना उनके हाथ में। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट का पार्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो छूट ना जाए कहीं, इसलिए उसको जरूर जोड़ लेते हैं दोबारा, नहीं तो मिस हो जाएगा वो। तो एक वो जोड़ लेंगे। और नेट इंटरेस्ट पेमेंट, ये क्या होता है, हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, उस पैसे को हमने किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में नहीं यूज किया, हमने बैंक में रख दिया। ठीक है, बैंक में रख दिया या बैंक से लोन लिया, तो दोनों ही गतिविधियां होती हैं देश में, दोनों ही गतिविधियां होती हैं। कुछ लोग एफडी करते हैं, बैंक में रखते हैं, कुछ लोग लोन लेते हैं। उन दोनों का जो डिफरेंस है, जितना इंटरेस्ट हमको बैंक ने दिया और हमने जितना इंटरेस्ट बैंक से पे किया, एक वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो छूट ना जाए। और तीसरी चीज है, उन फर्म्स पे जो कॉर्पोरेट टैक्सेस लगाए जाते हैं, जो अभी इस गणना में नहीं आए थे, ध्यान समझिए, अभी इस गिनती में नहीं आए थे, अभी सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स आए थे। एक ये टैक्स रह गया था जो कि सब हो जाने के बाद प्रॉफिट अमाउंट पे लगाया जाता है, वो कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है। फर्म्स के ऊपर जो टैक्स लगता है, उस टैक्स की बात हो रही है। वो टैक्स भी अगर आप इसमें एडजस्ट कर दीजिए, उसको भी गणना कर लीजिए। और सरकार जो डायरेक्ट ट्रांसफर पेमेंट्स करती है भलाई के लिए, वेलफेयर पेमेंट जो करती है, उनको एडजस्ट कर दिया जाए। 4 चीजें टोटल हुई, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ फर्म, नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउस होल्ड सेक्टर एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस ऑन वन साइड, एंड ट्रांसफर पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। इनका अगर इफेक्ट दे दिया जाए तो आपके सोसाइटी के, आपकी इकोनॉमी का प्राइवेट इनकम या पर्सनल इनकम आ जाता है। समझ गए, ये फाइनली नेट इनकम है, प्राइवेट इनकम है लोगों जो होगी। अब लोग तक तो पहुंच गए, मेरे में इतना इनकम तो आ गया, लेकिन हम बताए थे ना कि हमारे ऊपर भी तो टैक्स लगता है एज एन इंडिविजुअल। कंपनी जो पैदा की उसने टैक्स पे किया होगा। कितने तरह के टैक्स पे किए कंपनी, पार्ले जी का एग्जांपल ले लीजिए, बताइए जरा। पार्ले जी ने जब पार्ले जी बनाया, फैक्ट्री से जब बिस्कुट निकला, तब उसके ऊपर लगा इनडायरेक्ट टैक्स।
साल जब खत्म हो गया, उसने अपना अकाउंट फाइनल किया, तब लगा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ये जो यहां दिख रहा है। उसके बाद पार्ले जी हमने कंज्यूम किया, सब कुछ किया, उसके बाद जो कुछ भी हमारे पास पैसा बचा कंजम्पशन वगैरह के बाद, उसके बाद फिर एक टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स, हमारा पर्सनल वाला इनकम टैक्स। तो वो टैक्स और किसी और तरह के पेमेंट जो मुझे करने जरूरी है, जब वो भी निकल जाएंगे, तब फाइनली मेरी असली डिस्पोजेबल इनकम आएगी। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब अब इसे मैं जैसे चाहूं वैसे डिस्पोज करूं, इसलिए उसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। इस पर किसी का और का अधिकार अब नहीं है, सरकार का अधिकार नहीं है। टैक्स पे कर चुका हूं मैं, किसी का अधिकार इस पे नहीं। अब मैं जैसे चाहूं वैसे पे करूंगा, जैसे चाहूं वैसे कंज्यूम कर सकता हूं। दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। इस पॉइंट ऑफ टाइम से दोस्तों शुरुआत होती है कि सेविंग्स होंगी कि नहीं होंगी। जब सेविंग्स की बात की जाती है, यहां से शुरुआत होती है कि डिस्पोजेबल इनकम इतना है आपके हाथ में, अब आप सरकार को मोबिलाइज करवाना है कि आप इसको सेविंग में ले जाइए, तो वो सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जितने हैं उन पर रेट ऑफ रिटर्न बढ़ा देगा। सरकार को खर्चा करवाना है तो सामान सस्ता करवा, कुछ ना कुछ वो यहीं पे खेलता है। तो टोटल क्या क्या हमने सीखा, जल्दी से एक रिवीजन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 3 तरह से नापा जा सकता है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, हम सब जान गए। ठीक, किसी तरह से नाप आपके आ गए, बस डबल काउंटिंग नहीं करना है, ये भी हम जान गए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की कैलकुलेशन में क्या नहीं आता है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं जोड़े जाते हैं भाई। ठीक, जो बन चुका है लेकिन बिकने को बचा है वो ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए, बस वो जुड़ता है। चलो जीडीपी पे आ गए, जीडीपी की मार्केट प्राइस सब जोड़ ली, जितना भी पैदाइश हुई है पूरे देश में उसका मार्केट प्राइस जोड़ ली पैदावार की, तो अपन पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। अब बोला कि अगर देश के नागरिकों की बात की जाए तब, तो बोला नागरिक तो बाहर भी है और अंदर ऐसे लोग हैं जो नागरिक नहीं है, तो उनके आपस का इफेक्ट दे दीजिए, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन हटा दीजिएगा तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट में जो मिला और जो खर्च किया उसका इफेक्ट दे दीजिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का इफेक्ट दे दीजिए, तो फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज व्हाट इज नोन एज नेशनल इनकम, उसी को नेशनल इनकम बोलते हैं स्ट्रिक्टली। बाकी इससे पहले की कोई भी चीज नेशनल इनकम नहीं है। उसमें अब उन चीजों का भी इफेक्ट दे दीजिए जहां और पैसा अभी इधर उधर होगा, इतना आसान नहीं है, पैसा और भी इधर उधर मूव करेगा। कहां अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स और कॉर्पोरेट टैक्सेस एक तरफ, और ट्रांसफर पेमेंट, गवर्नमेंट जो वेलफेयर एक्सपेंडिचर वगैरह करती है वो मिला भी तो, इतना गया, अगर गया टैक्स तो आया भी तो। ठीक है, सब्सिडी और ट्रांसफर में क्या अंतर हुआ, सब्सिडीज जो है वो प्रोडक्शन वगैरह को इंसेंटिवाइज करने के लिए दी जाती है ना, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए दी जाती है। जबकि ट्रांसफर का पर्पस क्या होता है, ट्रांसफर का सीधा मतलब है कि ये लो दे दिया, जो चाहो करो इसका। सब्सिडी का एक रिस्ट्रिक्शन है ना कि इस पर्पस के लिए आप यूज करेंगे। ट्रांसफर पेमेंट्स वेलफेयर पेमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन आदमी के ऊपर जो खर्चा होता है उसका प्रोडक्शन एक्टिविटी वगैरह से कोई लेना देना नहीं, जाने रहिए बस। तो जब ट्रांसफर और ये 3 चीजों का इफेक्ट दे दिया तो आप आ जाते हैं पर्सनल इनकम पे या प्राइवेट इनकम पे, और उसमें जो इंसान हम लोगों के ऊपर, हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर लगने वाले सारे टैक्स और नेसेसरी डिडक्शंस, नेसेसरी पेमेंट्स हटा दीजिए, तब जो उसके हाथ में बचा उसका वो चाहे जैसे इस्तेमाल करे, चाहे जैसे डिस्पोज ऑफ करे, दैट इज कॉल्ड द डिस्पोजेबल इनकम। इसी डिस्पोजेबल इनकम में से अब सवाल उठता है कि कितना पैसा ये वापस खर्चे में लगा देगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डालेगा, और कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगा ये आदमी। इसको मोबिलाइज करने का प्रयास होता है। हाँ आस्तिक सर, ये नॉन टैक्स पेमेंट या नेसेसरी पेमेंट एक बार फिर समझा दीजिए। नॉन टैक्स पेमेंट मतलब नेसेसरी पेमेंट, कोई भी ऐसा डिडक्शन है, कंट्रीब्यूशन जैसे आपने लगा रखे हैं, मान लीजिए कोई स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन आप करते हैं, ठीक है, टैक्स में गया, पीएफ में गया, फलाने में कंट्रीब्यूशन गया, इसमें गया, तो टैक्स पेमेंट अलग हो गया और नेसेसरी पेमेंट्स इस तरह के हो गए। फिर जो बचा हाथ में वो आपका डिस्पोजेबल इनकम। यहां तक सब लोग आप समझ गए सर? हाँ एडी प्लीज। जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आपने बताया कि जो भी हमारे यहाँ के जो इंडियन सिटीजन है उनकी इनकम एक्चुअल में, yes. मान लीजिए कोई पर्सन है जिसकी इंग्लैंड में कंपनी है सर, वहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, राइट, तो वहां की इनकम जब वो यहाँ शो करेगा दैट विल बी काउंटेड, या फिर अगर वहीं टैक्स हो रही है उसकी वहीं पे शो कर रहा है, अगर उसके अकाउंट्स वहीं हैं? एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे अच्छा है कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक लाइन खींच देता हूं मैं यहाँ पर, ये है इंडिया और ये अब्रॉड। एक दूसरी कंट्री ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, एक नेपाल का एग्जांपल ले लीजिए, ध्यान से देखिएगा।
इंडिया में ए और बी दो जने काम कर रहे हैं, बी हमारा आदमी नहीं है, बाहर का है, नेपाली है, और नेपाल में भी ए और बी काम कर रहे हैं, वहां ए उनका आदमी नहीं है, सिंपल से ए मतलब इंडियन सिटीजन, बी मतलब नेपाली सिटीजन। आप ध्यान से सुनिए, ये जो है 50 रुपया ये पैदा किए, 50 रुपया पैदा, सब 50 रुपया पैदा किए, ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, 50 रुपीज उन्होंने पैदा किया। जब जीडीपी बोला जाएगा, नहीं अंतर कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ पता चले, 75 कर दीजिए, मान लो नेपाली आदमी ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसने 75 पैदा किया, ठीक है, तो जब जीडीपी बोला जाएगा, इंडिया का जीडीपी कितना है, तो ये 125 रुपया, नेपाल का जीडीपी कितना है, 125 रुपया, इसको 125 के बजाय पेन का दिक्कत है थोड़ा, हाँ इसको 100 रुपीज कर दीजिए, ठीक है, अपने देश में गया तो ज्यादा पैदा कर रहा है, ठीक है। तो 50 + 75 इंडिया का जीडीपी 125, 50 + 100 नेपाल का जीडीपी 150, फाइन, क्लियर। अब नेशनल प्रोडक्ट पूछता है, जीडीपी नहीं, जीएनपी, नेशनल प्रोडक्ट, तो बोला इस साल में इंडियंस ने कितना बनाया, ए ने यहां और ए ने यहां कितना बनाया, इंडिया का जीएनपी 100, नेपाल का जीएनपी इसका 100 और इसका 75, 175, दैट्स द डिफरेंस। नागरिकों का जो है वो काउंट हो जाता है जब जीएनपी की बात की जाती है, कहीं भी प्रोड्यूस, तो जीडीपी में द प्रोड्यूसिंग एजेंट बिकम्स इररिलेवेंट, जीएनपी में द प्रोड्यूसिंग प्लेस बिकम्स इररिलेवेंट। सर मतलब जो एनआरआईज हैं उनका भी आ जाएगा सर? यस, तो मुख्य रूप से अगर आज हम और आप बात करें, ये जो हम कहते हैं बार बार ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की तरफ जाते समय कौन कौन सी मुख्य चीजें होती होंगी बताओ, ये जो लिख के रख दिया है नीला नीला, इसमें क्या क्या आता होगा? सर तो जो रेम्यूनरेशन है मान लीजिए गल्फ कंट्रीज या यूएसए से, वो आता है। एग्जैक्टली, हमारे लोग जो वहां काम कर रहे हैं सैलरी पाते हैं, वेज पाते हैं, जितना उनका खर्चा हो गया, और जो बचा जो इंडिया वापस भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं? अब टर्म्स यूज करने पड़ेंगे आपको, रेमिटेंसेस, प्राइवेट रेमिटेंसेस कह लीजिए, जो हमारे नागरिक बाहर काम कर रहे हैं उनको प्राइवेट रेमिटेंसेस कहते हैं। और क्या हो सकता है सर? जो कॉल सेंटर में मान लीजिए काम करते हैं, जो सर्विस सेंटर करते हैं, जो टेक्निकल, यस बिल्कुल सही जवाब, जो यहाँ रहकर भी वहां से कमा रहे हैं, ठीक, बिल्कुल सही। तो जो यहाँ रहकर कमा रहे हैं, इंडिया के कॉल सेंटर की बात कर रहे हो, वो तो फिर जीडीपी में काउंट हो जाएगा सर, आई थिंक, वो तो जो इंडिया के अंदर है। दैट्स माय पॉइंट, ठीक। दूसरा ऐसा एक एग्जांपल और बताइए, रेमिटेंस जैसा एक एग्जांपल और बताइए सर। इंटरेस्ट जो लोन हमने अगर दिए हो किसी को, किसी कंट्री को, सही बात है, इंडिया ने मान लो किसी को लोन दिया हुआ है, तो उससे अगर कुछ कमाई हुई तो एक वो हो गया, दूसरा इंडिया ने लोन लिया हुआ है किसी देश से, उसको पैसा दे रही है, उन दोनों का नेट इफेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है, फाइन, बिल्कुल सही, नेट इंटरेस्ट हो गया। और ग्रांट्स वगैरह, ग्रांट्स सहायताएं, जो सहयोग मिल जाता है देशों से, जो देश एक दूसरे की मदद कर देते हैं, ग्रांट्स इन एड जिन्हें कहते हैं। तो भारत की स्थिति क्या है? ग्रांट्स लेता है कि देता है ज्यादा, लेता जाता है कि देता ज्यादा है? सर लेता ही है सर, डेवलपिंग कंट्री है तो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से लेता है सर। ओके, और कोई चौथा एग्जांपल बताइए। ठीक है, 2-3 एग्जांपल बहुत होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं हमेशा बल देता हूँ इस चीज का। जैसे जैसे मैच्योर होते जाइए पढ़ाई लिखाई में, वैसे वैसे ही अपने जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, जनरल कॉन्सेप्ट्स को हमेशा क्रॉस चेक किया करिए, ठीक है, हमेशा ध्यान रखा करिए कि जनरल चीजें नहीं चलती यूपीएससी में, बस नाम ही है, जनरल नॉलेज नाम नहीं है, जनरल स्टडीज है, थोड़ा स्टडी भी करना पड़ेगा आपको मालूम होना चाहिए इंडिया जो है कब का इस चीज से आजाद हो गया कि हमको सहायता करे। आज इंडिया जितनी ग्रांट लेता है उससे कहीं ज्यादा ग्रांट्स देता है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो अब जनरल अंडरस्टैंडिंग और जनरल इंप्रेशन ये सब नहीं चलेगा, है ना, हमको बहुत स्पेसिफिक फैक्ट में तो गेस वर्क चलेगा ही नहीं, हमको फैक्ट्स अपने करेक्ट कर लेंगे, बस एक छोटी सी बात थी। हाँ, लोन के मामले में ठीक है, लोन के मामले में हम इंडिकेटेड रहे हैं और रहते हैं, लेकिन जो है पोजीशन, लास्ट पॉइंट आज के लिए है, इसको समझ लीजिए अच्छे से, बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं खींचेंगे, इसको जल्दी से समझ लीजिए बस, कि जीडीपी जो है वेलफेयर के तौर पे, वेलफेयर के मेजर के तौर पे सही खरा उतरता है या कहाँ कहाँ कमजोर पड़ता है? बताइए आप, कहाँ कहाँ कमजोर पड़ेगा जीडीपी? पहला देखिए,
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जीडीपी आपको सिर्फ ये बता रहा है, बस क्या बता रहा है कि टोटल भाई आउटपुट इतना है आपके कंट्री का, उस आउटपुट का फर्दर जो रिसोर्स एलोकेशन है, जीडीपी डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट इट। जीडीपी बहुत मेरा ज्यादा ऊपर चला जा रहा है, ग्रोथ हो रही है, does that necessarily result in income distribution? That's a question that depends upon which kind of measures, distributive measures are present in the country concerned. कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हैं जिसमें जीडीपी बहुत हाई हो और ग्रोथ के नाम पे कुछ ना हो? सर आपने कल एक टर्म दिया था, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। जीडीपी बहुत हाई हो, ग्रोथ तो हो ही गया, डेवलपमेंट के नाम पे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे कुछ नहीं, ये मैं कह रहा हूं। सर जॉबलेस ग्रोथ का एक कॉन्सेप्ट था, वो तो विभिन्न, हाँ ठीक है, फाइन, पहुंच गए आप वहां पे, एकदम पहुंच गए। एक कंट्री का एग्जांपल दीजिए सर। यूएसए, वहां पर सर यूएसए वहां पर घर खरीदना बहुत मुश्किल है और बच्चे भी लोन में रहते हैं जो कॉलेज में जाते हैं, और हाँ, और होमलेस काफी ज्यादा है। इसकी मतलब वीडियोस आती रहती है, तो सर वहीं से देखा है। Fine, that is one impression you can draw, but that may be due to certain other factors also, not necessarily income distribution problem. ठीक है, high expectations, high living standards, बहुत सारी चीजें उसके पीछे हो सकती हैं, social distortions हो सकते हैं उसके पीछे, बहुत सारी चीजें, बहुत artificial manipulations, जैसा कि आपने देखा ही 2008 में जो क्राइसिस हुई थी यूएस में, वो बहुत हद तक जो है इसी तरह की क्रिएट की गई हुई क्राइसिस थी, जो होम डोमेस्टिक हाउसिंग सेक्टर में जो क्राइसिस हुई थी। ऐसा कोई कंट्री याद करिए ना। अच्छा, ऐसा कब होगा? चलो थोड़ा सा एनालाइज करो, ऐसा कब होगा कि जीडीपी बहुत हुई जा रही है, एकदम कोई रोक टोक ही नहीं है, जबरदस्त? इट विल बी मोस्टली इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज। अपने इंडिया से कोई एग्जांपल दो सर। पैसा जिस हिसाब से बढ़ा हो, तमीज उस हिसाब से ना बढ़ी हो। सर हो सकता है टैक्सेस ज्यादा हो, इस वजह से जीडीपी ज्यादा दिख रही हो। टैक्स के ज्यादा होने से जीडीपी कैसे ज्यादा दिखेगी? नहीं, अच्छा, तुम्हारी बात को सही कर देता हूं, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। मैं कह रहा हूं ग्रोथ हो रही है जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, ये फैक्ट मैं दे दिया तुमको, इसमें गेस नहीं करना है, ग्रोथ तो हो ही रही। अपने यहां से एग्जांपल बताओ, सोचो ऐसे। रोड रेज जानते हो? रोड रेज कहां होती है? रोड रेज कहां सुने हो? रोड रेज हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर क्राइम हो रहा है, लोगों के पास पैसा बहुत बढ़ गया है, बड़ा बड़ा गाड़ी लेके कुचल दे रहे हैं। जहां भी रियल एस्टेट बूम करेगा, जमीन का दाम एकदम से बढ़ेगा, एनसीआर एक्सप्लोड करेगा। हाँ, जितने भी उसके चारों ओर के एरिया होंगे, दाम बढ़ जाएंगे। लोग जमीन बेच के, कुछ भले लोग तो जमीन बेच के एल्बम बनाते हैं, लेकिन बाकी लोग क्या करता है, बड़ा गाड़ी खरीद लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैनर्स नहीं है। इन द सेम वे दिस इज अ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि मान लो किसी कंट्री में अचानक से कोई पर्टिकुलर रिसोर्स डिस्कवर हो जाए, जैसे इक्वेटोरियल गिनी एक उसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, मैप पे लोकेट करिएगा कि कहां पे है, अफ्रीका में। ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल रिसोर्सेज ये डिस्कवर हुए, जो ऑयल रिसोर्सेज और फिर गैस के रिसोर्सेज हुए, तगड़े से बढ़ा उसका जीडीपी ग्रोथ, खूब बढ़िया से हुआ, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे पीछे देशों में से एक है, हाईएस्ट जीडीपी होने के बाद भी। समझ गए? तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई रिफ्लेक्शन वो नहीं देता है, वो सिर्फ देता है कि हाँ भाई ग्रोथ हुई है, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं पता चलता भाई। अगर वो ग्रोथ जो हो रही है, चलो दूसरा एग्जांपल, उसी कंट्री में ये हुआ है, वो कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से हो रही है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो 25-30 ठो, उनके वजह से हो रही है। मान लीजिए जैसे बहुत फेवरेट आइडियोलॉजी है उन प्रोफेसर की, मैं बहुत ऑनर, अब नहीं है उस दुनिया में, महबूबुल हक, पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं, वो वर्ल्ड बैंक में भी रहे, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। उन्होंने 22 पाकिस्तान का एनालिसिस करते हुए कहा था कि ये 22 लोगों के हाथ में सारी वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड है। तो मान लीजिए ग्रोथ हो रही है, लेकिन वेल्थ का जो है वो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कुछ लोगों के ही हाथ में है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पता चलता जीडीपी से। ठीक बात है, उसके लिए नए इंडेक्सेस आपको बनाने पड़ेंगे। नंबर 2, नॉन मॉनिटरी कंपोनेंट्स बाहर रह जाते हैं, ये भी आप स्वीकार करते हैं। अभी हमने एग्जांपल भी देख लिया कि डोमेस्टिक कंजम्पशन चीजें वो पैदा तो हो रही हैं, लेकिन नॉन मॉनिटरी है, बाहर रह गए। इलीगल तो बाहर ही बाहर है पूरा, उसकी तो बातें नहीं हो रही है।
इलीगल वाला तो पूरा पोर्शन ही बाहर है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज याद आया? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, हाँ, हो सकता है जो चीज प्रोड्यूस हो रही हो उसका बहुत हैवी प्राइस हमको एनवायरमेंट के तौर पे चुकानी पड़ रही हो, लेकिन वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता है अनलेस कि सरकार उस पर टैक्स वैक्स लगा दे, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। डुअलिज्म क्या होता है? डुअलिज्म मतलब एक ही तरह की इकोनॉमी में दो तरह की चीजें देखने को मिले कि एक सेक्टर बूम होता जा रहा है, एक बर्बाद होता चला जा रहा है। तो उसको तो ओवरऑल से मतलब है ना, सर्विस सेक्टर बूम कर गया, मान लीजिए खूब जीडीपी बढ़ गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर चौपट हो गया। जीडीपी इसका आपको नहीं देगा इफेक्ट, आपको नहीं पता चलेगा। जीडीपी के एनालिसिस से आप नहीं बता सकते कि अंदर का मसला क्या है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और डुअलिज्म में कंफ्यूज ना होना। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सोसाइटी में जो अलग अलग लोग हैं उन तक पहुंच पा रही है इनकम की नहीं। डुअलिज्म का मतलब है एक सेक्टर इकोनॉमी का बढ़िया कर रहा है, एक सेक्टर नहीं बढ़िया कर रहा है, वो बात। पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन कैसा है, ठीक है। आई थिंक ये एक और बता के फिर छोड़ देते हैं, चलो। बहुत छोटा सा चीज है कि जीडीपी, एक और चीज है जो जीडीपी जहां पर कमजोर पड़ जाता है, जहां जीडीपी को करेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। एक किसान है, एक आदमी है, मान लो व्यक्ति है जो फलों का जो है वो बिजनेस करता है, ठीक। 2020 में भी उसने ट्रक भेजा और 5,000 रुपए का सेल हुआ उसका। एक ट्रक बास्केट बना के बहुत सारी बास्केट्स भेजी, 5,000 रुपए की सेल हुई। 2021 में भेजा वही उतना ही अमाउंट, तब सेल 6,000 रुपए का हो गया। तो जीडीपी अगर देखोगे तो इसकी जीडीपी कितनी हुई? 5,000 फॉर 2020 और 2021 के लिए 6,000, ठीक बात है। कितने % ग्रोथ हुआ जीडीपी में? 20% ग्रोथ हो गया भाई जीडीपी में। जब वो लौट के आया, अपने लड़के से बोला जरा अकाउंट चेक करो तो पिछले साल के, तो पता चला क्वांटिटी जो भेजी गई थी सेल के लिए वो सेम थी, पिछले साल जितनी ही थी। तो फिर एक्स्ट्रा पैसा काहे मिला? क्योंकि दाम बढ़ गया होगा, प्राइस बढ़ गई होगी, क्वांटिटी में तो इंक्रीज ही नहीं है। और आपका जीडीपी बता रहा है कि कितना ग्रोथ हो गया जीडीपी आउटपुट में? 20%। समझ गए प्रॉब्लम? कि when the rise in the value in successive years is driven by a rise in the prices and not necessarily in the rise of the output, the quantum produced, then also GDP can be misleading. और तब क्या करना पड़ेगा? तो जीडीपी किसकी वजह से ज्यादा दिखा रहा है जी? इन्फ्लेशन की वजह से। प्राइस राइज को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये जीडीपी असली है कि इन्फ्लेटेड जीडीपी है? इन्फ्लेटेड है सर। तो इन्फ्लेटेड जीडीपी को जीडीपी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्फ्लेट करना पड़ेगा। वही जो शब्द है वैसे ही शब्दों के साथ खेलते जाइए। इन्फ्लेटेड हो गया है जीडीपी क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन घुस गया है, तो डिफ्लेट कर दीजिए, पंक्चर कर दीजिए उसको, इन्फ्लेशन बाहर निकाल दीजिए। इसीलिए इस गुणा भाग के द्वारा जीडीपी को अपने वास्तविक रूप में वापस लाया जाता है। उसे जीडीपी डिफ्लेटर इसीलिए बोलते हैं कि जो प्राइस टर्म्स में दिख रहा है उसे क्वांटिटी टर्म्स में पता लगाना हो तो डिफ्लेटर कर दीजिए, उसको डिफ्लेट कर दीजिए। सिंपल सी बात है। एक तरीका इसका और होता है, और वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ये वो कल पढ़ेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि यदि जीडीपी के बिहाइंड आपको देखना है कि एक्चुअली क्वांटिटी बढ़ा है कि प्राइस ही खाली बढ़ी है, तब आपको उसको डिफ्लेट करना पड़ेगा जिस फैक्टर से। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन जितने गुना हुई है उसी परसेंटेज अप्लाई करके उसको कम कर दीजिए, तो क्वांटिटी एक्चुअल प्रोडक्शन पता चल जाएगा, असली प्रोडक्शन। दैट्स कॉल्ड द जीडीपी डिफ्लेटर। आज अभी यहीं तक।